नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। एक्सपायरी का दिन क्या हो आपकी रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन दायरे में फंसा निफ्टी 19,400 के आसपास फ्लैट कारोबार। बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त, लेकिन लगातार 6 दिनों की तेजी के साथ मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा रफ्तार, निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 1% ऊपर। नतीजों से पहले एमएनएम में 3.5% की तेजी दिखी। वहीं हीरो मोटो, टाटा मोटर्स 2% भागे। अपोलो टायर दूसरे दिन तेज। बाजार के महारथियों के साथ सीएनबीसी आवाज का दिवाली सेलिब्रेशन। रामदेव अग्रवाल बोले फाइनेंस, रिन्यूएबल ब्रोकिंग में हैं बड़े मौके। मधु केला को कार्बन न्यूट्रलिटी में नजर आती है कमाई की बड़ी थीम। मनीष चौखानी की लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट की सलाह। चलिए फिर कमाई का अड्डा की शुरुआत करते हैं। हर्षदा वीरूर में रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे। थोड़ा शो शुरू होने में आज थोड़ी देर हुई हमें, लेकिन मार्केट ही ऐसा है कि अगर देर से शुरू करें या जल्दी शुरू करें कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। मार्केट ने वहीं के वहीं 4 मिनट पहले भी वहीं था 4 मिनट बाद भी मार्केट ने वहीं होना है। और ये टिपिकल एक्सपायरी है हर्षदा, एक जैसे कहते हैं ना, एक ऑप्शन राइटर्स की एक्सपायरी। इससे बेहतरीन ऑप्शन राइटर की एक्सपायरी हो नहीं सकती। आज सुबह की ओपनिंग से ही क्लियर हो गया था कि आज ऑप्शन राइटर्स का दिन है। और मार्केट कॉल राइटर पुट राइटर दोनों के जोन डिफेंड कर रहा है। ऐसा नहीं किसी को मार्केट ने फेवर किया है, दोनों को इक्वल मार्केट ने कहा ठीक है, आप दोनों का मान रख रहा हूँ मैं। और एक और चीज़ है, आज का हाई और आज का लो देखिए। आज का हाई 19,464, कल का हाई था 19,464। आज का लो 19,402, कल का लो था 19,401। मतलब एक क्या कहें इसको, मतलब इससे ज़्यादा प्रोग्राम नहीं हो सकता मार्केट। अगर किसी दिन का इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग वर्ड होता है, मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन प्रोग्राम कह लीजिए इसको, जो मर्जी कह लीजिए। दोनों हाई और लो एकदम सेम जो कल का था। तो ये हम एकदम दायरे में फंसे हुए हैं। अब चांसेस हैं क्या ऊपर वाले दायरे को बीट करने की, क्योंकि थर्सडे है और सेकंड लास्ट आवर में उम्मीद तो रहती है कि कुछ जोर आए, कुछ एक्शन आए। देखिए आज मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ जीरो हीरो के चक्कर में मत फंसिए। आज जीरो हीरो के चक्कर में फंसेंगे तो मार्केट आपको शायद तंग करेगा। करना भी है ना तो 3 बजे करिए, 3 बजे से पहले नहीं। 3 बजे से पहले मार्केट जितने बचे खुचे ऑप्शन है ना उनको जीरो करेगा पहले, उसके बाद ही कोई मूव दिखाएगा। लेकिन जब तक 19,290 इंटैक्ट है तब तक लॉन्ग रहना है। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि हर डिप पे बाय करना है और लॉन्ग रहना है और 19,290 का एक स्टॉप लॉस लगा देना है। इसलिए सुबह एक बात हुई थी कि एक फ्रेश ट्रेड और एक पोजिशनल ट्रेड में थोड़ा आपको एक अलग रुख रखना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है एक बार एक्सपायरी निकल जाए ना फिर बड़ी तेज़ी होगी। कल से मुझे लग रहा है कि बड़ी तेज़ी हो सकती है मार्केट में, और अब भी दिस रिवॉर्ड लॉन्ग्स के फेवर में है। और एक और बात, बैंक निफ्टी देखिए, कल उसने अंडर परफॉर्म किया एक्सपायरी के चलते, आज इसने आउट परफॉर्म किया बैंक निफ्टी ने। और यहाँ पर भी व्यू वही है कि आपको लॉन्ग रहना है 43,200 के स्टॉप लॉस के साथ। इंडेक्स नहीं ट्रेड करना तो मत करिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत जगह है। आज भी देखिए कितनी ट्रेड्स मिली आपको, ट्रेड सारी आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में ही मिल रही है। तो मेरे ख्याल से वीरू आपको ज़्यादा अच्छा डेटा बता पाएंगे हर्षदा। तो ज़्यादा बेहतर डेटा स्टॉक स्पेसिफिक्स में ही है। वीरू बताइए क्या सिचुएशन बन रही है फिर एक्सपायरी के मद्देनजर? बिल्कुल अनुज जी, मुझे लग रहा है कि दिवाली निकले तो ड्रेस कोड चेंज हो। निफ्टी यही कह रहा है, जितना आराम तुम कर रहे हो इस कुर्ते पजामे में, थोड़ा आराम मेरे को भी करने दो। मेरे ख्याल से यही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रेंज रिफाइंड है, उससे बाहर निकलने की राजी नहीं है। खैर, मैं कुछ स्टॉक्स यहाँ पे रखूंगा आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे मोमेंटम अच्छा है। देखिए, एक तो आज फर्स्ट टिक पे सीएनबीसी आवाज पे पहला स्टॉक जो अपीयर हुआ था वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब यकीन मानिए पूरे रियल स्टेट स्पेस में जिसे कहते हैं सेक्टोरियल ओआई एडिशन, सबसे बड़ा सेक्टोरियल ओआई एडिशन आज इसी स्पेस में नजर आ रहा है। स्टॉक्स को देखें तो आप लगभग 5.5% का बिल्डअप गोदरेज प्रॉपर्टीज में इस वक्त स्ट्रॉन्ग मूव है पूरे सेक्टर में ही। और आपकी स्क्रीन पे 3% ऊपर, याद रखिएगा ये ऑलमोस्ट अब इस वक्त अपना 25 जनवरी 2022 का जो क्रैक हुआ था ये स्टॉक पोस्ट कोविड, उस ट्रेजेक्टरी को रिगेन करने की तैयारी करता हुआ और टिपिकल फ्लैग पे रन करता हुआ, किसी भी पैरामीटर पे ओवरहीटेड नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाइडेशन है यहाँ पर। इस पर नजर रखिएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज पे। दूसरा स्टॉक जहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा धीरे धीरे बन रहा है, दैट्स टाटा मोटर्स। याद रखिएगा मैं सिर्फ यहाँ पर क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। 649 पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन लोअर एजेस से आज ऑटो में अच्छा मूव भी है। 20 डेमा से एक थ्रस्ट मिला, डे हाई की ट्रेजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ इस वक्त, तो इस पर नजर रखिएगा। यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग है, ओआई घटा है, हालांकि कम घटा है, बट स्टिल 20 डेमा के ऊपर आज जो शॉर्ट ट्रेडर्स थे इसमें कंफर्टेबल नहीं थे।
डॉक्टर लाल पैथलैब, ये इस पूरी सीरीज में जिसमें इसको अर्निंग्स का बेनिफिट भी मिला, एक स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ डे हाई पर सुबह भी मेंशन हुआ था जो मेरी बातचीत में, और अब ये इस वक्त ऑलमोस्ट अप्रैल 2022 के बाद की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ इसने 2725 का वो स्विंग हाई सितंबर 2022 का क्रॉस कर दिया है और करीब करीब 0.8% बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन, उससे बाहर निकलता हुआ। और चौथा स्टॉक जिसको मैं मार्क करूंगा यहाँ पे वो है मिड कैप बैंकिंग में, दैट्स फेडरल बैंक। मेरे ख्याल से हम इस स्टॉक पे पिछले 3-4 दिन से बात कर रहे हैं, अभी भी डे हाई पर कल की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है उसको टच करने की कोशिश करता हुआ। शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छी खासी, यहाँ पे 3/4% ओआई घटा, लगभग 7 लाख शेयर। इन 4 स्टॉक्स पर हर्षदा मैं नजर रख के चलूंगा। हर्षदा, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स वीरू ने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, लेकिन इस समय के ट्रेंड देखिए, तेजी का ट्रेंड है, भले ही निफ्टी ऊपरी लेवल से अटक रहा हो। तो फटाफट से वो तेजी वाले काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर आज मोमेंटम देखने को मिला है, अच्छी खरीदारी देखी जा रही है, वो स्क्रीन पर देखिएगा। ट्रेड्स ट्रेंडिंग काउंटर्स तेजी वाले, एमएनएम आज का टॉप परफॉर्मर, फिर हीरो मोटोकॉर्प, अपोलो हॉस्पिटल्स भी नंबर से पहले 2.25% ऊपर, और कोल इंडिया जिसके नतीजे कल आएंगे वहां पर हम देख रहे हैं करीब 2% का इजाफा। मेट्रोपोलिस दिन भर तेजी रही है, पीएफसी के नंबर्स हमने देखे, आरईसी भी उस चक्कर में भाग गया, और सिटी यूनियन में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी। मंदी के कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे जहां पर आज अदानी एंटरप्राइजेज, एमसीएक्स, दीपक नाइट्रेट, जीएनएफसी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर कुछ करेक्शन बनता दिखाई दिया है। हमारा पैनल तैयार है, उनसे करेंगे डिटेल में बातचीत। हेमांग जानी फंडामेंटल्स पर, ऑफ कोर्स टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, रचना वैद्य और अमित सेठ को अब जोड़ना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा साहब बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक इस समय मेरा ध्यान है हीरो मोटर्स पर, बाई मोड पर है, साइडवेज जोन है, लेकिन लगता है कि कपूर मिलना चाहिए हीरो मोटर पर। टॉप ट्रेड करा है 3186 पर, स्टॉप होगा 3160 पर, पॉसिबल है कि 3300 कल तक देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 3225, देन 3000। ओके, हीरो मोटोकॉर्प, ये है गाबा सर के पिक। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आपके पिक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे पिक रहेगा टाटा केमिकल पे। टाटा केमिकल मुझे यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू रहेगा सबके लिए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एकदम सपोर्ट पे है 945 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे फ्यूचर्स में आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 970 टू 980। इसको प्रभुदास लीलाधर में मैंने 1000 का कॉल ऑप्शन जो रफली 13 रुपए में ट्रेड करे उसको पार्टिसिपेट करने के लिए भी रेकमेंड किया है। तो किसी को ऑप्शंस के थ्रू करना है तो वो 1000 के कॉल ऑप्शन में भी कर सकता है, या फिर फ्यूचर्स में विद 945 स्टॉप लॉस आप लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 970 टू 980। ओके, टाटा केमिकल आपका यहाँ पे प्रेफर्ड बाय कॉल है, और ये 1000 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन भी आप पिक कर सकते हैं। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा ट्रेड रहेगा इस वक्त कोटक बैंक के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने के लिए। और हाँ, वो सही बात है कि मार्केट थोड़ा टाइम ले रहा है ब्रेकआउट करने में 500 के ऊपर, 19,500 पे, लेकिन ऑन एनी गिवन डे जब अच्छे क्यूज होंगे या 2-4 स्टॉक्स लीडरशिप लेने को तैयार होंगे तब अपसाइड भी ही मुझे लग रहा है कि मुंह आना चाहिए फाइनली। एंड यहाँ पे कोटक बैंक के फ्यूचर्स में एक अच्छा सेटअप बना हुआ है जो इस काउंटर को ऊपर वाली साइड पे 75 और 80 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ इस फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, एसएल लगाएंगे 1750 पे, और ऊपर वाली साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 1775 और उसके बाद 1780। कोटक महिंद्रा बैंक, ये होगी रचना जी के पिक। मानस गुड आफ्टरनून। मानस आपके पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, कोल इंडिया पे खरीदारी करनी है क्योंकि कोल इंडिया पिछले करीब 3-4 हफ्ते से कंसोलिडेट हो रहा था, हाई लेवल पे 320 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज फाइनली ये रेजिस्टेंस ब्रीच हुए हैं कोल इंडिया पे। तो करंट लेवल्स पे कोल इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 318 रुपए 50 पैसे कराएंगे, तो 318.50 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। 334 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, दोनों मैंने कैश लेवल्स बताए हैं। 325 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 8 रुपए 30 पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 5 रुपए 90 पैसे, 5 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, और 13 रुपए 50 पैसे के टारगेट्स पॉसिबल हैं इस ऑप्शन में भी। ओके, तो कोल इंडिया, और ये भी एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड, जैसे पहले मेंशन कर रही थी मैं कि ये दरअसल कल नतीजे पेश करेगा, उससे पहले 2% की तेजी। अमित आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। मैम इस समय का मेरा टॉप पिक रहेगा L&T। सुबह 8 बजे का भी मेरा टॉप कॉल था। काफी अच्छे से ये ट्रेड ग्रिप में है। इट इज ट्रेडिंग कंफर्टेबली अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस।
इसमें एक पुलबैक आया था, उसके बाद हमने कंसोलिडेशन पैटर्न देखा और फाइनली स्टॉक अपना अपट्रेंड वापस रिज्यूम कर रहा है। करंटली इसका प्राइस है 3022, स्टॉप लॉस को अब रिवाइज कर देंगे लगभग 2990 के आसपास और टारगेट्स रहेंगे 3080 के। तो टारगेट्स 3080 के, ये सुबह वाला ट्रेड जहां पर अभी भी मोमेंटम कायम है, तो अमित ने वही री इंट्रोड्यूस किया है। हेमांग जानी हमारे साथ है। हेमांग, आफ्टरनून, आप इस समय क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड आफ्टरनून। मेरा जो ट्रेड है रियल एस्टेट कंपनी से है, शोभा डेवलपर्स। हालांकि पूरा सेक्टर जो है मोमेंटम में है और शोभा ऑलरेडी लगभग आई थिंक 5% ऊपर है, पर मुझे लगता है कि जिस तरह के नंबर्स कंपनीज रिपोर्ट कर रही है, जिस तरह की पाइपलाइन है और जिस तरह का गाइडेंस मैनेजमेंट से आ रहा है, उसमें लगता है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा। और पर्टिकुलरली शोभा के केस में जो लो मार्जिन बिजनेस है कहीं ना कहीं जाके अभी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, और जो बेंगलुरु मार्केट है, जो उसका होम मार्केट है, वहां पे एक अच्छा ट्रैक्शन है। तो शोभा मेरा पिक रहेगा विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 950 रुपीज। 900 के लिए एक मौका शोभा डेवलपर्स में, और आज ये एक पूरा क्षेत्र है जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है रियल्टी काउंटर्स में। अच्छा, इस बीच दो नंबर्स आ चुके हैं। पहले नाल्को जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, कंसोलिडेटेड बेसिस पर आय में कुछ कमी है, 3492 करोड़ से घटकर ये 3043 करोड़ पर आई। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो कंपनी ने जो प्रॉफिट डिलीवर किया है उसमें इजाफा 125 करोड़ से बढ़कर ये 187 करोड़ पर आया। तो एक नंबर पॉजिटिव, एक नेगेटिव। देखते हैं बिट्टा लेवल पर कंपनी ने क्या डिलीवर किया और खास तौर से एल्यूमिनियम बिजनेस की कंपनी के लिए मार्जिन्स कैसे रहे हैं, उस डेटा पॉइंट पर आएंगे। साथ ही अदानी पोर्ट के भी नंबर्स आए कुछ ही देर पहले। मुनाफे में 4.25% तक का इजाफा, 1747 करोड़ का ये आंकड़ा। रेवेन्यू 27% बढ़कर 6646 करोड़ पर आया है। इबिट्टा में 35% तक की वृद्धि है और अदानी का पोर्ट बिजनेस दरअसल अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव कर पाया है। 57.7% के मार्जिन्स बढ़कर इनके लिए लगभग 61% पर आ गए हैं। तो यहाँ पर नंबर्स में हमने देखी है इम्प्रूवमेंट। हालांकि स्टॉक कल चला था, आज फॉलो थ्रू नहीं है, 1% की गिरावट पर ये ट्रेड करता हुआ। हेमांग, अदानी पोर्ट कवर करते हैं आप? नहीं, हम अदानी पोर्ट कवर नहीं करते, बट मेरे ख्याल से जिस तरह के नंबर्स अभी पोर्ट कंपनीज रिपोर्ट कर रही है, डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेकेंड हाफ होता है वो पोर्ट कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहता है। और डेफिनेटली अदानी पोर्ट के अंदर जिस तरह की कार्गो की जो मूवमेंट और जो ओवरऑल गाइडेंस है वो काफी अच्छी है, प्लस लॉट ऑफ एक्सपेंशन। सो व्यू पॉजिटिव रहेगा, बट डिटेल कवरेज में नहीं है। अच्छा, आज का टॉप लूजर है MCX। फाइनली एक ग्रेविटी चेक यहाँ पर, और आज खैर नंबर्स पे भी रिएक्ट कर रहा है ये, तो 5% नीचे इस समय आपको MCX दिखाई देगा। हेमांग, गुड आफ्टरनून। एक्सचेंजेस पर क्या व्यू है आपका, BSE और MCX दोनों पर? सो अनुज, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट हमने देखी है एक्सचेंज स्टॉक्स के अंदर। BSE प्रैक्टिकली डबल हो गया है पिछले लगभग 6 महीनों में। MCX में भी जब से वो न्यूज आई कि जो TCS की जो सॉफ्टवेयर की ट्रांजिशनिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, प्लस जो वॉल्यूम में ग्रोथ आई, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कूल ऑफ होने देना चाहिए MCX को, क्योंकि नंबर्स इतने जबरदस्त नहीं थे। BSE में मेरे ख्याल से जो F&O का जो नया रोल आउट किया है, वहां पे एक अच्छा ट्रैक्शन है, और वहां पे अगर थोड़ा और मार्केट शेयर का गेन होता है तो ये बहुत बड़ी स्टोरी बन सकती है। हालांकि स्टॉक डबल हो चुका है, तो थोड़ा सा कूल ऑफ के लिए वेट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि BSE इज अ क्लीन स्टोरी। यहाँ से भी मुझे लगता है कि एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल बना रहे हैं। ओके, एक बार स्क्रीन पे लिखे आइए अब डॉक्टर लाल पैथलैब, साथ ही साथ अब लिखे आइएगा मेट्रोपोलिस। लुक एट मेट्रोपोलिस, डेरिवेटिव्स का इस वक्त ये टॉप गेनर बन गया है। जब स्ट्रॉन्ग मूव। हिमांग, मतलब कुछ स्पेस बाजार में ऐसे हैं जिनका मतलब निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल है। उसमें केमिकल है और उसमें एक है डायग्नोस्टिक स्पेस। लेकिन बीते 30 दिन से हम देख रहे हैं अर्निंग्स आने के बाद और अर्निंग आने से पहले ये स्पेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ के बैठा है। आउट ऑफ दिस टू आई थिंक डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस, आपकी चॉइस क्या रहेगी?
देखिए ये जो लास्ट रिजल्ट्स आए थे डॉक्टर लाल पैथलैब के, उसमें एक चीज जो बहुत ही स्ट्राइकिंग वो ये थी कि जो प्राइसिंग प्रेशर था ये ऑनलाइन से या जनरली जो बड़े मार्केट में, वो खत्म हो चुका है और काफी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्ड हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स पोटेंशियल बना रहेगा। हालांकि स्टॉक थोड़ा रनअप हो चुका है, बट डेफिनेटली दोनों कंपनियां डॉक्टर लाल पैथलैब एंड मेट्रोपोलिस दोनों में मुझे लगता है कि एक अच्छा 20-25% का अपसाइड पोटेंशियल रहेगा और काफी बड़ा री रेटिंग ये पूरे सेक्टर में हो सकता है। आपकी स्क्रीन पे दोनों ही स्टॉक्स डिहाई पर स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर, लेकिन आई मीन इस पर एक टेक्निकल अप्रोच लेके बात करेंगे बाद में, क्योंकि मेट्रोपोलिस जो है वो करीब करीब 22 नवंबर के बाद, मतलब आप टेक्निकली स्पीकिंग इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर हाई। तो वाकई अच्छे और आई थिंक कम अच्छे नंबर्स के बीच में स्ट्रेंथ दोनों ही स्टॉक्स में है। लेकिन आप लेके आइए, इस वक्त निफ्टी अगर डे लो पर आ रहा है तो इसको खींच रहा है नीचे, दैट्स निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी पिछले 3 दिन के स्विंग लो को तोड़ चुका है और प्रेशर में है सबसे बड़ा दिग्गज, दैट्स इन्फोसिस। और इनफैक्ट अगर आप इस वक्त टीसीएस को देखें तो वो भी डे लो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। अनुज, पिछले 2-3 दिन से नैस्डैक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट खराब सेटअप हम अपनी मिड कैप आईटी के भी नहीं कह सकते। कल केपीआईटी ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, पर एग्जैक्टली बाजार इस वक्त रीड और रिएक्ट किस चीज़ पे कर रहा है? लार्ज कैप आईटी में। लोग टीसीएस मेरे ख्याल से बहुत ही खराब पैटर्न, इन्फोसिस है डे लो, दोनों ही दिग्गज आईटी इस वक्त बैकफुट पर। वीरू, एक कारण ये हो सकता है कि मार्केट अब थोड़ा सा वापस रिस्क ऑन के मोड में आ रहा है, क्योंकि अब तक मार्केट का रिस्क ऑफ चल रहा था। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी ये सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। अब मार्केट शायद थोड़ा सा, देखिए आज भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, थोड़ी सी एनबीएफसीज ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है, कुछ थोड़े से स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करना शुरू हुआ है। तो मार्केट का शायद एक तरफ के लिए एक मूड बन रहा है कि थोड़ा सा वापस इन स्टॉक्स पर जाया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, आईटी अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है और आईटी इंडेक्स अभी भी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। मेरे ख्याल से एक निफ्टी आईटीएम अगर आपको, अब मुझे पता नहीं है, आप चेक करके बता दीजिए मुझे, अगर 20 डे या 20 डे मार्च जो भी है उसके आसपास का अगर जोन आ जाए तो मुझे लग रहा है वहाँ से पुल बैक आना चाहिए 20 और 50 डे के बीच में। ये एक पुल बैक है, मतलब ये एक प्रॉफिट टेकिंग मूव है, एक सेक्टर रोटेशन का पार्ट है। ये सेक्टर रोटेशन में आईटी गिर रहा है, लेकिन फंडामेंटली आईटी खराब नहीं हुआ है। ये इस बारे में क्लियर है। थोड़ा सा अप्रोच बस इस समय मार्केट की रिस्क ऑन की है। इसकी वजह से क्रूड जब भी गिरता है एक एल्गो ट्रेड प्ले होती है जिसमें नॉर्मली आईटी अंडर परफॉर्म करता है। ये एक एल्गो ट्रेड है और जब क्रूड चलता है तो नॉर्मली आईटी स्टॉक्स चलते हैं। तो ये इसकी वजह से भी एक पॉसिबिलिटी वीरू हो सकती है मेरे ख्याल से। जी हाँ, और इस वक्त आपकी स्क्रीन पे निफ्टी आईटी डे लो पर, और इसीलिए इनफैक्ट मैं यहाँ पे अनुज का टेक ले रहा था। और निफ्टी आईटी, टीसीएस, इन्फोसिस सारे डे लो पर आके ट्रेड करते हुए, पूरा आईटी इस वक्त बैकफुट पे आ रहा है। साहब एक बार पूरा सेक्टर रोटेट करेंगे, एक बार जरा मैं देख लूँ यहाँ पर और कौन कौन से ब्रेकडाउन्स हैं निफ्टी आईटी में। मेरे स्क्रीन पे पहला स्टॉक है कोफोज, ये इस वक्त ये डे हाई पर है, मिड कैप में अभी भी ठीक ठाक है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के साथ कोई इशू नहीं है। इन्फोसिस बैकफुट पे, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज बैकफुट पे, एलटीआई माइंट्री अभी भी डे हाई पर है, एम्फेसिस भी स्टेबल है, परसिस्टेंट भी हायर एजेस पे स्टेबल है। बट टीसीएस, टेक महिंद्रा और साथ ही साथ विप्रो, इन्फोसिस सारे बैकफुट पे। मानस, आपको कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आईटी में नजर आ रही है इस वक्त? देखिए निफ्टी आईटी किस तरीके से 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर पाया, इनफैक्ट छू भी नहीं पाया। आपका व्यू क्या है इस वक्त किसी शॉर्ट कॉल के मद्देनजर लार्ज कैप आईटी में? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए लार्ज कैप आईटी में डेफिनेटली वीकनेस दिख रही है। अगर इसमें एक ट्रेड लेना हो तो मेरा समझना है कि टेक महिंद्रा, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करके आया है नीचे और एक सपोर्ट था 1130 उसको ब्रीच किया है। आई थिंक यहाँ पर आपको 20-22 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। बड़े मूव के लिए नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल एक छोटा मोटा मूव या इंटरडे सेशन में आपको एक ट्रेड लेना है तो आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। 1130 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1100 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये एक मंदी का ट्रेड टेक महिंद्रा में अटेम्प्ट किया जा सकता है 1100 के लिए एक शॉर्ट का ट्रेड। अच्छा, 2 स्टॉक्स जो फिर मौका मिलते तेजी में आ चुके हैं। पीएफसी की हम सुबह में भी बात कर रहे थे, नतीजे अच्छे और उसका फायदा आप देखिएगा स्क्रीन पर साफ झलक रहा है। करीब 5% का इजाफा, इधर 11-12% तक का ओआई एडिशन है। इसके ठीक पीछे आरईसी में भी कुछ मोमेंटम लौटता हुआ, ये भी 3-3.5% ऊपर है। हर्षिता, मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगा सिर्फ आपको। एसआईपी इनफ्लो 16,420 करोड़ से बढ़कर 16,928 करोड़, तो ऑलमोस्ट अब हम 17,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं।
जब पहली बार 16,000 करोड़ आया था तो बहुत लोगों ने कहा था कि ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। हाँ। तो पिछले महीने हमने उससे भी ज़्यादा कर दिया। पहले 16,042 था, उसके बाद 16,420 पे गए हम, और अब 16,928, मतलब हम 17,000 करोड़ पे पहुंचने वाले हैं। ये नंबर अगले साल से आपको एवरेज इसकी 20,000 करोड़ आनी शुरू हो जाएगी। 20,000 करोड़ आगे से आएगी, और ये नंबर मुझे लग रहा है कि और 3 साल के अंदर आपका 50,000 करोड़ रुपए पर मंथ की एवरेज पे आ जाएगा। ये है हमारी इस समय रिटेल की ताकत, और ये है इस समय एक मार्केट में इतनी बड़ी स्टेबिलिटी का कारण कि, और क्यों हम आजकल डीआई के नंबर्स पहले देखने लगे। और आज तो डीआई के नंबर्स, आजकल तो डीआई के ग्रॉस नंबर्स एफआई के ग्रॉस नंबर्स को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी मार्केट के लिए। एक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है कि इस तरीके का इन्फ्लो आ रहा है एसआईपी के थ्रू। और देखिए, एसआईपी इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि ये जो इन्वेस्टर है ये तेज़ी मंदी दोनों में पैसा लगा रहा है। और इसमें मतलब पिछले 3 महीने में हमने दोनों चीज़ें देखी, तेज़ी भी देखी, मंदी भी देखी है। मंदी से घबराया नहीं, तेज़ी में रिडेम्पशन किया नहीं, तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर पैसा उस हिसाब से आ रहा है। और मैं इनफैक्ट वो ब्रेकअप देख रही हूँ अनुज की, नेट इक्विटी में जो इन्फ्लो है वो 19,932 करोड़ का है, जो पिछले महीने करीब 13,800 करोड़ के आसपास का था। तो वहां पर एक एक्सपोनेंशियल जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि पिछले महीने जो मुनाफा वसूली मार्केट ने देखी उसका ज़्यादा फायदा उठा के लोगों ने प्योर नेट इक्विटी में पैसा लगाया है। और आप देखिएगा लार्ज कैप फंड में कितना इन्फ्लो है, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना। तो लार्ज कैप में 724 करोड़ तक की खरीदारी होती हुई दिखाई दी है, या फिर फंड फ्लो आया है, वर्सेस लास्ट मंथ करीब 111 करोड़ का। स्मॉल कैप में नंबर लगभग डबल हो रहा है, 2,678 करोड़ से बढ़कर ये 4,500 करोड़ पर आ गया है। और मिड कैप इन्फ्लो थोड़ा सा डिसेंट है, करीब 2,000 का 2,400। तो अभी भी लोग ऑफ कोर्स दिग्गजों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप में लोगों ने यहाँ पर हाथ पीछे खींचना शुरू नहीं किया है। जो डर था कि यहाँ पर ज्यादा करेक्शन आएगा, क्या यहाँ पर रिडेम्पशन का प्रेशर आएगा, वैसे कोई संकेत नहीं, इनफैक्ट ज्यादा पैसा आ गया है। बिल्कुल, बस इस एक चीज़ है, इस मार्केट का टेस्ट होगा अगर हमको कोई एक ब्लैक स्वॉन इवेंट आ जाए जिसमें मार्केट 15-20% गिर जाए। वो कहाँ से आ सकता है? 2 कारणों से आ सकता है। या तो इलेक्शन का रिजल्ट बहुत ख़राब आ जाए मार्केट का, स्टेट इलेक्शन का नहीं, जनरल इलेक्शन का, या फिर जियो पॉलिटिक्स को इतनी ख़राब हो जाए कि क्रूड में आग लग जाए और वो 150 के करीब पहुंच जाए हर्षदा। ऐसे 2 ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गए अगर, तो मार्केट में करेक्शन आएगा, तब ये पैसा टिकता है कि नहीं ये जानना ज़रूरी होगा। लेकिन खैर पैसा तो आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हेमांग, पैसा आ रहा है, और प्रॉब्लम यह है कि अब ये पैसा लगाएं कहाँ पर। तो नए नए IPOs आ रहे हैं, ऑब्वियसली मार्केट लग रहा है आपको थोड़ा सा ओवर हीटेड है यहाँ पर, स्पेशली प्राइमरी मार्केट। अनुज, ओवरऑल मार्केट तो मुझे काफी रिजनेबल लग रहा है। यस, इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में हो सकता है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन और ज्यादा जो एग्जॉटिक मूवमेंट है वो डेफिनेटली है। IPO में काफी स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो व्यू लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेक्टर से कंपनीज आ रही है और उन्होंने भी एक लेसन लर्न किया है। अगर आप पिछला 1-1.5 साल देखें तो जो हाई प्राइस और जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का विजिबिलिटी नहीं था, उन कंपनीज को बड़ी पनिशमेंट मिली है। उसके बाद थोड़ा सा एक सैनिटी प्रिवेल कर रही है, और परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें लिस्टिंग के बाद काफी ठीक ठाक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस है IPO मार्केट में। और मार्केट में भी मुझे लगता है अर्निंग्स तो काफी अच्छी है, और अगर बाकी सब क्रूड और ग्लोबल मार्केट्स में स्टेबिलिटी है तो डेफिनेटली पैसा डिप्लॉय करने में इतना बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए। पैसे की वैसे मार्केट में तो कमी है नहीं, वो डेफिनेटली दिख रहा है। अच्छा, बाय द वे, हल्का सा निफ्टी 19,400 के नीचे ट्रेड करता हुआ अब 50 अंकों की गिरावट आपको निफ्टी पर दिखाई दे रही है। PFC REC हमने मेंशन किया। रचना जी, कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पर लिया जाए? जी, जहां तक PSC कंपनीज की बात है तो PFC और REC तो है ही जो अच्छे चल रहे हैं। और इनमें अगर हम बात करें ट्रेड्स की तो यहाँ पे हमें PFC में और ऊपर की साइड पे मूवमेंट दिख रही है, जो इस काउंटर को 282 एंड 290 की तरफ लेके जा सकती है। तो यहाँ पे 270 के स्टॉप लॉस के साथ एक पोजीशन जरूर बनाई जा सकती है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक अगर बात करें तो NMDC इज अ काउंटर
जहां पे इतनी मूव नहीं आई है जितनी बाकी काउंटर्स में आई है, और अच्छा खासा सेटअप है। तो इवन एनएमडीसी में मैं अगर मार्केट अभी टूटने लग गया, ऑल ऑफ दिस इज आउट, बट अदरवाइज जब तक एनएमडीसी में 160 का लेवल होल्ड करता है, तो एनएमडीसी इज वन काउंटर जहां पे पोजिशनली भी आप 2-3-4 महीने 6 महीने भी रखो तो अच्छा एक मूव आना चाहिए। उस तरीके का सेटअप है जहां पे आप पहला टारगेट जो है वो 170 की तरफ रख सकते हैं, एंड देन मीडियम टर्म होल्डर है अगर आप, तो आप 180-85 के नंबर्स भी यहाँ पे देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो एनएमडीसी और ये इनफैक्ट अनुज के स्पॉटलाइट में भी रहा है, और रचना जी भी कह रही हैं कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। 180-85 तक के मौके दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, 0.5% के गेन्स बनते हुए। अच्छा, आज सुबह में हम बात कर रहे थे पिडिलाइट के नंबर्स की, स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दूसरी तिमाही वैसे काफी मजबूत रही है, बस एक थोड़ा सा डर था कि एनबीएफसी वाले जो मूव को मार्केट कैसे लेगा। मार्केट ने पूरी तरह से तोड़ा नहीं है स्टॉक को, सिर्फ 0.5% तक का दबाव बना है। अब इसके नतीजे कैसे रहे हैं और आगे का आउटलुक क्या है, उस पर आते हैं। मुनाफा आप देखिए करीब 36% बढ़कर आया, एबिटा में भी अच्छा खासा इजाफा। आउटलुक क्या है? कंपनी के एमडी भरत पुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुरी साहब, स्वागत है आपका। एक चीज हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स, इस फ्रंट पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है, और ये हुआ है एड स्पेंड बढ़ने के बावजूद। तो क्या काम कर रहा है आपके लिए इस मार्केट में? 4 चीजें हमने की हैं। सबसे पहले तो अपनी सप्लाई चेन पे हमने काफी ध्यान दिया है। आप जानते हैं कि पिछले 18 महीने में हमने कोई तकरीबन 12 नई फैक्ट्री चालू की है। इस क्वार्टर में 4 नई फैक्ट्री हमारी कमीशन हुई हैं। एक नया वेयरहाउस हमने हैदराबाद में चालू किया है, जो रीजनल वेयरहाउस है पूरे रीजन के लिए। तो हम अपनी सप्लाई चेन उस तरह से तैयार कर रहे हैं कि जो अगले 3 साल की ग्रोथ है वो पूरी हो। अब पिडिलाइट की इंडिया में तकरीबन 70 से ज्यादा फैक्ट्री सिर्फ इंडिया में ही है, तो बिल्कुल हम तैयार हैं दूसरे फेज ऑफ ग्रोथ के लिए। दूसरा ये है कि भाई पिडिलाइट जानी जाती है कि आप इंडिया के किसी कोने पे जाएं तो आपको पिडिलाइट का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। रूट टू मार्केट में हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। हमारा एक इनिशिएटिव है पिडिलाइट की दुनिया, जो छोटे गांव जो जिनकी जनसंख्या 10,000 से कम है, वहां हम छोटा ब्रांडेड स्टोर चालू करते हैं जिसका नाम होता है पिडिलाइट की दुनिया। लोगों को एजुकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उन गाँव में। आज की तारीख में हमारी अब 12,000 पिडिलाइट की दुनिया अक्रॉस इंडिया है। हर महीने तकरीबन 500 से 700 हम बढ़ा रहे हैं। तीसरी चीज, बाकी मार्केट के लिए इनोवेशन जो हमारी डिवीजन है पिडिलाइट की, 2 मेजर 2 माइनर प्रोडक्ट इस साल में वर्चुअली हर डिवीजन से आए हैं। तो अगर आप फेविकॉल में देखें तो एक नया फेविकॉल हाइपर स्टार आया है, एक पूरी रेंज फेविसील सीलेंट्स की आई है, एक नया प्रोडक्ट रीलैम आया है कि जो पुराने लैमिनेट के ऊपर आप नया लैमिनेट सीधा लगा सकते हैं। पहले जमाने में पूरा लैमिनेट उखाड़ना पड़ता था, फिर नया लगाना पड़ता था। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया कि भाई लैमिनेट के ऊपर आप लैमिनेट लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि पिडिलाइट इनोवेशन के लिए मशहूर है। तो डॉक्टर फिक्सिट में नई कोटिंग्स आई हैं, आर्ट मटेरियल लाइन्स, तो ओवरऑल इनोवेशन में काफी हमने ध्यान दिया है। और फाइनली जो डिजिटाइजेशन है, इसके पीछे हमने काफी पुश किया है। आप देखेंगे कि एक हमारा इनिशिएटिव है पिडिलाइट जीनी, जो कोई भी डीलर इंडिया में कहीं भी हो वो अब ऐप पे हमें ऑर्डर कर सकता है और उसको माल 24 घंटे में पहुंच जाता है। आज की तारीख में तकरीबन हमारी 30% सेल पिडिलाइट जीनी से आ रही है। आफ्टरनून मार्केट को एक चीज़ जो थोड़ी सी खली थी वो ये था कि ये जो आपने एनबीएफसी वाला फोरे किया, थोड़ा इसको समझाइए। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कर रहे हैं आप, समझ में आता है। तो क्या ये एक जो आपकी रिलेशनशिप रही है उसको बस एक ऑर्गेनाइज मैनर में लेके आने का एक तरीका है? पिडिलाइट एक ऐसी कंपनी है जो अपने जो हमारे यूजर हैं, एक तरफ पे कारपेंटर हो, मेसन हो, टाइल लेयर हो, जो बड़ा आपके जो कड़ियां हैं, इनके हमारा बहुत डीप कनेक्ट है। दूसरी तरफ हमारे डीलर्स के साथ बहुत डीप कनेक्ट है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उनकी भाई क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, कितना माल खरीदते हैं, उनका पेमेंट रिकॉर्ड, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो और किसी के पास नहीं है। इनसे कई टाइम से हमारे पास डिमांड थी कि भाई देखिए, धंधे में कभी ना कभी शॉर्ट टर्म कैपिटल की जरूरत पड़ती है। भाई सडनली अगर सोचिए फेस्टिव सीजन है, ज्यादा स्टॉक रखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप लोग हमें जानते हैं, व्हाई डोंट यू डू दिस फॉर अस। तो इस तरह को सोचते हुए एग्जैक्टली जो आपने कहा, अपना जो हमारा डोमेन है, जहां हमारा एडवांटेज है, जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वहां हम रहना चाहते हैं। वहां हम इसको टेस्ट करेंगे, पहले एक ज्योग्राफी में टेस्ट करेंगे, देखेंगे जी हमने जो
सोचा है वो सही निकलता है कि नहीं, वो जो अजम्पशंस हमारी हैं, एक बार ये हम प्रूव कर पाए कि भाई हाँ ये हमारे लिए सही है, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। हम कंजर्वेटिव कंपनी है, हमने क्लियरली कहा है कि जो मैक्सिमम हमारा कैपिटल एलोकेशन है अगले 2 साल में, इसमें मैक्सिमम 100 करोड़ होगा। तो आप इसके इस तरह से देखिए जैसे हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी जगह हमारा इन्वेस्टमेंट छोटा रहेगा। दिस इज नॉट अ बिग वेंचर कि भाई हम अब ऑल इंडिया एक एनबीएफसी चलाने लगे हैं एटसेट्रा। ये हमारे डोमेन, हमारे इकोसिस्टम के लिए, जिसको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनको सहूलियत देने के लिए, उनके साथ लॉयल्टी और बनाने के लिए, उनके साथ कनेक्ट और डीप करने के लिए ये एक और जरिया है। तो आप क्लियरली कह रहे हैं कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और आगे देखेंगे हाउ इट प्लेज आउट। रफली एक डिमांड एनवायरनमेंट की आपको समझ आ गई होगी अब तक कि सेकेंड हाफ में क्या डिमांड आती हुई दिखाई देगी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी भी H2 से? सेकेंड हाफ के लिए हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि देखिए पीछे से हमें अच्छी पुश जो टेल विंड मिल रही है। एक तो देखिए जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो सही चल रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी बढ़ोतरी है। जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो भी वापस आ गया है। आप देखेंगे रियल एस्टेट अभी काफी स्पीड से वापस आया है। ये सबसे हमें फायदा हो रहा है। जो गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है उसका भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। जो एक्सटेंडेड फेस्टिव सीजन है इसका क्या असर होता है, एक्चुअली अक्टूबर प्लस नवंबर की सेल देख के सही रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर में दिवाली थी, इस ईयर नवंबर में है, तो दोनों को जोड़ के देखें सेल तो। पर ओवरऑल हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि भाई देखिए एक ही अगर चीज है जिसको हमें बहुत गहराई से देखना पड़ेगा, वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ये जो नई मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, अगर ये हाथ से बाहर ना जाए, अगर ये कंट्रोल में रहे और क्रूड प्राइसेस कंट्रोल में रहे, तो हमारे हिसाब से सेकेंड हाफ अच्छा जाएगा। सेकेंड हाफ इनफैक्ट होपफुली फर्स्ट हाफ से भी आगे बढ़ेगा। पर आप और मैं दोनों जानते हैं कि आजकल की तारीख में एक एक हफ्ते, 2-2 हफ्ते की प्लानिंग करनी चाहिए। ज्यादा आगे करेंगे तो कुछ फायदा ज्यादा मिलेगा नहीं। पुरी साहब, नया साल बहुत नज़दीक खड़ा है। प्रोडक्ट इनोवेशन, नए प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो को जोड़ने के लिहाज से, नए वेंचर्स के लिहाज से आप हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। क्या है नियर टर्म में आपके पोर्टफोलियो में नया, या जिसको जो एडिशन संभव है पॉसिबली? देखिए पिडिलाइट बाय डेफिनेशन एक पायनियर कंपनी है। हम हर टाइम कहते हैं कि देखिए जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो नई चीज हम आप हर टाइम करते रहेंगे। आप देखेंगे हर साल हम आपको 1-2 नए वेंचर ऐसे देंगे जो इंडिया में अभी तक नहीं हुए, जो पिडिलाइट ने नहीं किए हैं। अभी हमने फॉर एग्जांपल राजस्थान में एक नई फैक्ट्री डाली है एक्सटीरियर रेंडर्स के लिए। ये प्रोडक्ट इंडिया में आज तक नहीं बना है, ये पहली बार इंडिया में बनेगा। यूरोप में बहुत पॉपुलर है क्योंकि बाहर ये प्लास्टर और पेंट दोनों का काम सही साथ में करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भाई पिडिलाइट हमारा हर टाइम स्ट्रेटजी ये रहती है कि भाई हम नई चीजें लाएं जिससे हम कैटेगरी क्रिएट करें। एक पायनियर कंपनी है, तो वो आप हर साल आप पिडिलाइट में हर 6 महीने में हम आपको कोई ना कोई नई खबर जरूर देंगे। जी चलिए पुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नंबर्स पे हमसे बात करने के लिए मौजूद रहे, सभी प्रोस्पेक्टिव से अपना व्यू रखा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, और दीपावली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। इस बीच अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स आए और स्टॉक, जैसे कि हम सुबह भी बात कर रहे थे, कि टेक्निकली बहुत साउंड परिस्थिति में है, और याद रखिएगा नंबर्स भी स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से बहुत सारे मापदंडों पे अच्छे हैं। मुनाफा करीब 204 करोड़ से बढ़कर करीब 233 करोड़ रुपए रहा, और नंबर्स अगर आप देखें टॉप लाइन फ्रंट पे भी अच्छे हैं। आय करीब 4,251 करोड़ से बढ़कर करीब 4847 करोड़ रुपए रही। मार्जिन इस क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली एट 12.9%। सिक्वेंशली अगर आप देखें तो करीब 40 बेसिस पॉइंट घटे हैं, बट यहाँ पे एबिटा करीब 565 करोड़ से बढ़कर 627 करोड़ रुपए रहा। एक बार अपोलो लेके आइए, सुबह डिस्कशन भी कर रहे थे जब हम पूरे के पूरे फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस पे, और 5254 मानस से मैंने ट्रेड पकड़ा था, करीब 5187 का भाव था मॉर्निंग में। मानस एज ऑफ नाउ अर्निंग्स के बाद स्ट्रीट का रिएक्शन अच्छा है, स्टॉक डे हाई पर है, सेक्टर मूव कर रहा है, सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा मूव है। अभी आपकी राय क्या होगी सुबह के किसी ट्रेड पर, और अभी के लिए आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है अपोलो हॉस्पिटल्स पे? देखिए पहले तो डिस्क्लोजर ये है कि बस 1 मिनट पहले मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। 3 या 4 दिन पहले मैंने रिकमेंडेशन बाय का रिकमेंडेशन दिया था, तो अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक कराया है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट अब देखने को मिला है, जिसके टारगेट यहाँ से भी 150 रुपए ऊपर आते हैं।
तो अगर किसी ने किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो आप पोजिशनल बेसिस पे अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 5190 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको और टारगेट 5400 5425 के सेट करना है। फिर अब आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। चार स्टॉक्स आपको मिलेंगे। सस्ता ऑप्शन से शिल्पा राउत से लेंगे, रचना जी से एफएनओ सुपरस्टार, मानस जी तैयार करेंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए हेमांग जानी। ये चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए। निफ्टी पर लेकिन एक बार नज़र डालते हैं। कल का लो ब्रेक कर रहे हैं अब हम 19400 और 19400 के नीचे एक्चुअली एक बार के लिए फिसले हम 19390 तक गए। तो ये पूरा का पूरा रिश्ता ये अपना जो क्या कहते हैं ऑप्शन रिलेटेड गेम, मतलब एक्सपायरी रिलेटेड गेम है। 19400 के पुट लेकर आइए एक बार ज़रा, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ कॉल की बात की थी। अब देखते हैं पुट राइटर सेफ है या नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से हल्का सा कोलैप्स हुआ है पिछले कुछ मिनटों में। सिर्फ 6 रुपये प्रीमियम है और अभी तो 3 PM मूव बाकी है। देखते हैं, ये 5.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट भी है यहाँ पर और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है मामला अगर यहाँ पर मार्केट नहीं रुका तो। खैर देख लेते हैं। फॉर नाउ यहाँ पर 5.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट और 6 रुपये प्रीमियम सिर्फ 19400 एग्जैक्ट 19400 पर इस समय हम निफ्टी पर। खैर देखते हैं ये लेवल बचेगा या नहीं। फिलहाल कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और गाबा सर एक बार आप व्यू दीजिए जरा इन्फोसिस पर, क्या करें हम यहाँ? इन्फोसिस, यस, वेल इन्फोसिस थोड़ा वीक है। जो कल का जो बार था एक रेसिस्टेंस जोन से वापस लौटा है, वो था करीब 1420 के आसपास। पॉसिबल कि थोड़ा डिप और देखने को मिले। 1360 एक जोन है, वहां पर एक सपोर्ट है, शायद वहां पर संभल जाए। स्टॉप होगा करीब 1380 का और अब भी शॉर्ट कर सकते हैं इन्फोसिस की तरफ ये ट्रेड आता हुआ। अच्छा, संवर्धन मदरसन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, सामिल जिसे हम कहते हैं। स्टॉक 3% नीचे कुछ देर पहले ही नंबर्स आए थे और वहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो मुनाफे में लगभग 18% तक का नॉक देखने को मिला है। मार्जिन स्टेबल है, रेवेन्यू और EBITDA ग्रोथ जरूर देखी गई है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि पिछले 10-15 मिनटों में वो सेल साइड की पोजिशंस थोड़ी सी बढ़ती हुई। अमित, संवर्धन मदरसन पर कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव इस समय? क्या मंदी का ट्रेड और थोड़ा सा बढ़ सकता है क्या? जी मैम, स्ट्रक्चर वीक है, इसमें ग्रीन ब्रेकडाउन है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट्स वेरी नियर टू इट्स 200-डे मूविंग एवरेज और एक गैप सपोर्ट। तो फ्रेश शॉर्ट तो यहाँ पे नहीं कहूंगा। अगर 200-डे टेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे बिकवाली बढ़ेगी, लेकिन जो लोग शॉर्ट है वो इसमें बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ लगभग 90 रुपीज, सॉरी 91 रुपीज, और टारगेट्स इसमें पॉसिबल है 86 रुपीज की। चलिए अब काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी, क्या रहेगा सस्ता ऑप्शन ट्रेड? जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा थोड़ा पुट साइड में आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पे 520 पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे वापस ये शायद कोलैप्स करके 480 तक के जोन्स भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे 500 का जो पुट ऑप्शन है रफली 7-7.5 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 5 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड टारगेट्स ऑफ 11, 13.5 तो लेके 16 तक आपको आ सकता है। 500 का पुट एक मंदी वाला ट्रेड ही आ रहा है जो 7 रुपए पर आप लेंगे ये पुट और इसके लगभग डबल होने के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। रचना जी बताइए, आपका एफएनओ सुपरस्टार? जी, मेरी तरफ से भी मंदी नहीं रहेगा। हम इन्फी के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे और 1380 पे है यहाँ पे, तो 1388 पे हम एसएल लगाएंगे और डाउन साइड पे पहला टारगेट होगा 1370 और उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा 1360। ओके, रचना जी का ट्रेड हो गया इन्फोसिस। अब एक काम करते हैं, चार्ट के चमत्कार पिक करते हैं मानस जी के साथ। मानस, क्या पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी देखिए, मॉर्निंग में आज ऑप्शन में जो मैंने कॉल दिया था वो सीयूबी था, सिटी यूनियन बैंक था। 140 वाला कॉल ऑप्शन 4 रुपए 80 पैसे दिया था, 7.5 रुपए के टारगेट थे, वो अचीव हो चुके हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है, मेरा समझना है कि सिटी यूनियन बैंक में आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। देखिए इतने बड़े ब्रेकआउट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेरा समझना है कि इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद आपको 15-20 रुपए का मूव करंट लेवल से भी देखने को मिल सकता है। इसलिए फिलहाल के लिए पोजिशनल ट्रेड लेना है तो 141.90 141 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से सिटी यूनियन बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 151 रुपए 151 के टारगेट सेट करेंगे। चलिए ये हो गई मानस जी के पिक। हेमांग जी, आपका मिड कैप फंडा? अनुज, मेरा मिड कैप पिक रहेगा एलजी इक्विपमेंट, प्राइस इज अबाउट 535, प्राइस टारगेट रहेगा 620। तो ये कंपनी कंप्रेसर्स बनाती है और जैसा हमने देखा कि जो कैपिटल गुड्स और कंपोनेंट्स है वहां पे नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं और जो गाइडेंस है वो भी अच्छी है। जैसे कमिंस के नतीजे बहुत अच्छे थे,
और इवन L&T के भी नतीजों में अगर आप कैपिटल गुड्स एंड कंपोनेंट्स का डिवीजन देखें तो काफी अच्छा ग्रोथ भी था, आउटलुक भी था। तो एलजी इज अ गुड मिड कैप कंपनी जहां पे कि नंबर्स तो अच्छे आए ही हैं, बट मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीने में जो ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी और ये कंपनी में प्राइस टारगेट 620 के लिए लिया जा सकता है। का प्राइस इनफैक्ट एलजी इक्विपमेंट्स सुबह में भी रेकमेंड किया गया था। अब आई थिंक इट वाज खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे एक जानकार ने इसे जोड़ा और अब फंडामेंटली भी कहा जा रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है। चलिए फटाफट से मैं आपके लिए ट्रेड्स वो रैप कर रही हूँ। आरती इंडस्ट्रीज के साथ शिल्पा ने दरअसल शुरुआत की सस्ता ऑप्शन की, करीब करीब 500 का पुट लेना है, 13.5 रुपए तक जा सकता है, ये 8 रुपए 10 पैसे पर है। इन्फोसिस पर एक सेल कॉल एफएनओ सुपरस्टार, ये रचना का पिक है, 1370 1360 तक टूट सकता है स्टॉक, 1388 स्टॉप लॉस। मानस स्पीड सिटी यूनियन बैंक की तेजी को और भुनाने की फिराक में है, 151 का टारगेट रहेगा, 141.90 स्टॉप लॉस, स्टॉक 4% ऊपर है। और एलगी इक्विपमेंट्स जो हेमांग इस समय पिक कर रहे हैं, जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम वैसे भी देखने को मिला है, 620 इनका टारगेट है, 4% ऊपर ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। चलिए इस बीच अब कल आने वाले नतीजों की बात करते हैं और एक स्टॉक जिसके नंबर्स का इंतजार है मार्केट को और उससे पहले खूब तेजी देखने को मिली है, वो है दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्टॉक देखिएगा 3.5% के गेन। दरअसल बोर्ड बैठक आज शुरू हो रही है, नतीजे कल होंगे, 2 दिनों की बोर्ड बैठक है ये। 1539 पर ट्रेड करता हुआ, तो मार्केट इस समय क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना रनअप देखने को मिला है प्री नंबर्स? सुमित हमारे साथ है, बताइए। देखिए आज से बोर्ड मीटिंग शुरू है, कल तक ये बोर्ड मीटिंग चलेगी, कल इनके नंबर्स आने वाले हैं और अलग अलग सेगमेंट सब सेगमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस आती है मैडम की। तो पहले ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स, करीब 24,936 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 2775 करोड़ रुपए का मुनाफे का एक अनुमान बाजार लगा रहा है, 34% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। एबिटा फ्रंट पर करीब 3251 करोड़, 30% की बढ़त यहाँ, और मार्जिन 13%, जो कि 11-12% के सामने 13% का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बेटर साइड पे नंबर रहेंगे कंपनी के। जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है वहां पर एक अच्छी वॉल्यूम की ग्रोथ बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ करीब 10-10.5% बढ़ेगी, 3 लाख यूनिट्स यहाँ पर आने का अनुमान बाजार ने लगा रखा है। ट्रैक्टर सेगमेंट में थोड़ी सी कमजोरी रहेगी, अब कह सकते हैं कि आयशर के नंबर्स, जो बाकी एस्कॉर्ट्स के नंबर हैं वहाँ से एक अपटिक आया था, तो देखते हैं इनके नंबर्स पे कैसा एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ता है। और उसके अलावा जो मार्जिन है वहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ आएगी क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हुआ है 1 और इनपुट कॉस्ट भी कम हुई है 2। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर को लेकर किस तरह की गाइडेंस है इनकी, प्लस जो इनकी एसयूवीज हैं जिसमें डोमिनेट भी करते हैं, वहाँ पर कैसी बुकिंग आ रही है नवरात्रों की और फेस्टिव डिमांड की, वो एक पार्ट है, इसको बाजार देखेगा क्योंकि मॉनसून थोड़ा अनइवन रहा है और फेस्टिव डिले हुआ है, तो Q2 Q3 में कितना कारोबार शिफ्ट होता है ये पार्ट को जरूर देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अदरवाइज मार्केट अच्छे नंबर की उम्मीद आकर चल रहा है। ओके, अच्छे नंबर्स की उम्मीद लगा के चल रहा है मार्केट। मानस टेक्निकली कैसा प्लेस्ड है महिंद्रा एंड महिंद्रा? देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट बेहतरीन लगते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 1450 के आसपास सपोर्ट लिया और आज एक ही दिन में 100 डे 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो ये क्लियर कट रिवर्सल का साइन है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 1510 का स्टॉप लॉस लगाइए और अब नए टारगेट 1600 रुपए के आसपास के रहेंगे। 300 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर, तो एक अपॉर्चुनिटी है नतीजों से पहले खूब तेजी। अब बात करते हैं आयशर मोटर्स की। सुमित, यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए आयशर मोटर केस में रॉयल एनफील्ड का पिकअप तो है इनका, क्योंकि लो बेस का भी एक इम्पैक्ट है, लेकिन अदरवाइज थोड़ा प्रेशर होंडा की नई बाइक्स का भी आता हुआ इनको दिखाई पड़ सकता है। लेकिन 16% के आसपास रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान, मुनाफा 33% बढ़ने का अनुमान वाई बेसिस पे, मार्जिन एक्सपैंड होंगे 23% से बढ़ के करीब 25-25.5% के आसपास, और मुनाफा भी जो एबिटा है वो भी करीब 1045 करोड़ आएगा, 822 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में देखने को मिल सकता है। रॉयल एनफील्ड का वॉल्यूम करीब 10% बढ़ने का अनुमान है, 2.29 लाख यूनिट के आसपास ये नंबर रह सकता है, और रॉयल एनफील्ड का रियलाइजेशन भी 16.5 लाख से बढ़ के करीब 17.5 लाख के आसपास आ सकता है। थोड़ा सप्लाई को लेकर जो कंस्ट्रेंट है वो कम हुई है, तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा कंपनी के वॉल्यूम्स के ऊपर भी, लेकिन इनपुट कॉस्ट घटने का इम्पैक्ट मार्जिन पे रहेगा कुछ हद तक, और तिमाही कंपनी की जो वॉल्वो आयशर का बिजनेस है वहाँ पर एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर भी कारोबार 2-3 हिस्सों में बटा हुआ है, 2 व्हीलर का अलग आएगा और कमर्शियल व्हीकल स्पेस का अलग आएगा, तो कमर्शियल व्हीकल पिकअप कर सकता है, 2 व्हीलर वाई बेटर है, क्यू ऑन क्यू नज़र रखनी होगी, और प्लस सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इनके लिए भी। ओके, अच्छा अगले नंबर्स पर आऊँ उससे पहले एक बार जरा होनासा लेकर आइए
और अब ये स्टॉक कंफर्टेबली बिलो इशू प्राइस, और यही दिक्कत थी यहाँ पे मुझे, जो लग रहा था ना आज तक कि मेरे ख्याल से तो ये इतना महंगा मार्केट कैप पे आया था, और मेरा तो एक व्यू था कि इतने महंगे मार्केट कैप पे आप नहीं लेके आ सकते IPO 100 टाइम्स, जबकि आपसे बेटर पेयर्स अवेलेबल हैं, आप जो मर्जी आप कह लें। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये स्टॉक यहाँ से और स्लिप करे, और अगर 240-250 तक भी आ जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। जो आप बेटर पेयर्स की बात करें, क्योंकि जोमेटो पेटीएम के केस में वो यूनिक बिजनेसेस थे, तो वहां पर लोगों ने थोड़ा सा कह दिया कि अच्छा चलिए थोड़े महंगे वैल्यूएशन पर आ रहे हैं, हाउएवर वो भी नहीं पचा था उस टाइम पर इनके लिए तो वैसे ही एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं जो उस बिजनेस में। एग्जैक्टली मुझे बस डर इस चीज़ का है, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मुझे बस डर इस चीज़ का है कि कहीं ऐसा ना हो ये बिल्कुल बस वो वाला मामला हो जाए जो आइडिया फौज में हुआ था कि बस लिस्टिंग के दिन तक सब इतना वो मचा हुआ था, उसके बाद जस्ट वन वे स्टॉक नीचे आया था। तो मुझे बस इस चीज़ का रिस्क है कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा बना लिया और अब छोटे इन्वेस्टर यहाँ फंस जाएं, और ये धीरे धीरे कहीं डी रेट ना होता रहे। मुझे इस चीज़ का डर है, इस चीज़ का मुझे डर है। इस चीज़ का मुझे डर पहले भी था, लेकिन अब तो खैर है इस चीज़ का डर। खैर एनीवे, अब एक काम करते हैं, बाकी के 2 नंबर्स उनकी बात कर लेते हैं, और ONGC और उसके अलावा कोल इंडिया। सुमित, तो ये दोनों मेगा नंबर्स जो PSU साइड के हैं जिन पर नज़र रखें। कोल इंडिया वैसे भी आज अच्छे अप मूव में है। यहाँ पर डिविडेंड वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा क्रूशल रहेगा, क्योंकि डिविडेंड अच्छे आया है IOC से, तो स्ट्रीट ने एक्सपेक्ट कर लिया कि शायद कोल इंडिया भी अच्छे नंबर दे सकता है डिविडेंड फॉर्म में, तो इसलिए आज आप इस पर नज़र रखेंगे डिविडेंड पार्ट पे। अब आते हैं नंबर्स पे, तो इनके रेवेन्यूज़ करीब 6% बढ़ने का अनुमान है, मुनाफा करीब 2% इस तिमाही के अंदर टूटने का अनुमान लगा रहा है बाजार। एबिटा फ्रंट पर करीब 3% के आसपास का डिक्लाइन रह सकता है, 7,280 करोड़ से घट के 7,050 करोड़ रुपए, और मार्जिन मोर और लेस 22% 23% की रेंज में, जो कि 24-24.5% थे। इनके वॉल्यूम से केस में जो ऑफटेक है करीब 12% बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है, लेकिन ब्लेंडेड रियलाइजेशन कम रहेगा, यानी कि दोनों तरह के जो रियलाइजेशन है उनका ब्लेंडेड हिस्सा थोड़ा कमजोर साइड पर रहेगा। इसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ YOY बेसिस पे इनके अपटिक ले सकती है, हालांकि जो सैलरी हाइक है और ऑक्शन की कीमतें घटी हैं उनका इम्पैक्ट मार्जिन पे आएगा, क्योंकि इनकी एम्प्लॉय बेस बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा भी सैलरी हाइक इनके लिए एक सेटबैक रह सकता है। और उसके अलावा कंपनी की जो गाइडेंस FY24 कितनी रिटेन करता है वो पार्ट क्रूशल है। अगर कुछ भी इनकी जो एम्प्लॉय पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव आता है तो वो नंबर के अंदर फेरबदल कर देगा, लेकिन डिविडेंड क्रूशल इनके लिए। ONGC के केस में रेवेन्यूज़ करीब 8-9% के आसपास बढ़ने का अनुमान है, मुनाफा 10% करीब बढ़ने का अनुमान इस तिमाही के अंदर लगाया जा रहा है। एबिटा मोर लेस फ्लैट रहेगा 19,500 के आसपास, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 53% 57 के सामने। ऑयल इंडिया का नंबर आए, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस उनकी बेटर थी, हालांकि अदरवाइज उनका नंबर से प्रेशर था हायर एक्सेप्शनल आइटम की वजह से, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस शायद यहाँ पर भी अपटिक ले सकती है। इनका रियलाइजेशन $55 पर बैरल के आसपास आने का अनुमान इस तिमाही में बाजार लगा रहा है। सेल्स करीब 2% और गैस की बिक्री में करीब 2% की बढ़त YOY बेसिस पे रहेगी, तो अच्छे साइड पर नंबर शायद रहे। अगेन हायर क्रूड प्राइसेस पे आउटलुक क्या है इनका वो क्रूशल है। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 4 नंबर्स को हमने डिस्कस किया, इनफैक्ट 2 PSUs भी थी, और सब पे एक करके आते हैं। M&M पहले ही काफ़ी चल चुका है, हालांकि अब मैं आऊँगा पहले कोल इंडिया पे। इट्स 323, आई मीन 323, ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पे प्राइस जो है ये मार्च 2017 के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, लगभग 6-7 साल का जो इसने हाई क्रिएट किया है। हिमांग, आपकी राय क्या है? नंबर्स तो आने हैं, बट 2 बातें हैं। एक, जो हायर लेवल्स पे ट्रैप है, 450, 380, 350 के भी बायर हैं इसमें, और एक वो जिन्होंने ड्यूरिंग द कोविड इसको लोअर एजेस पे 150, 130 पे ग्रैब किया था, इवन 200 पे ग्रैब किया था। ये प्राइस आपको एक अच्छा एग्जिट दे रहा है क्या एट लोअर लेवल्स अगर आप थे तो? आपका व्यू कोल इंडिया के इस प्राइस पर? बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है, और मुझे लगता है कि ये जो नतीजे हैं उसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज रहेगा। अगर आप देखें जो बाकी की जो यूटिलिटी कंपनीज हैं, जैसे टाटा पावर का भी जो है वो नतीजों में ये क्लियरली उभर के आ रहा था कि कोल का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, और बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड ऑफटेक एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा कंपनी से। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनली भले प्राइसिंग कोल के थोड़े नीचे आए हों, बट ओवरऑल सिनेरियो इंडिया में काफी स्टेबल है, और डिविडेंड भी काफी अच्छा आ सकता है। लगभग 4.5-5% का डिविडेंड यील्ड स्टॉक ये देता है, तो डेफिनेटली मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा कोल इंडिया पे।
कंस्ट्रक्टिव व्यू है, पॉजिटिव व्यू है 323.20 पे। नंबर्स पे भी अगर आप देखें आपकी एक्सपेक्टेशन अच्छी है। मीनवाइल अभी कुछ देर पहले हम जब अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स को पढ़ रहे थे, नंबर्स आए थे, स्पॉट जो था उस वक्त करीब 5240 पे था। जब एक आप स्पॉट लेके आइए, इवन फ्यूचर्स को देख लीजिए, नंबर्स के बाद क्या गजब का मूव, 5320 का इसने हाई लगाया और अब ये अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रजेक्ट्री है, एक तो है वो टॉप ट्रजेक्ट्री 5900 की, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल ट्रजेक्ट्री जो अगस्त की थी वो थी 5425 की, बेहद नज़दीक जाता हुआ उसके ये मार्केट से डे लो एट 19388। अनुज, अगर इंडेक्स के लेवल्स पर फोकस करें, एक्सपायरी थोड़ा टायर्ड, बैंक निफ्टी तो फिर भी स्टेबल है, लेकिन निफ्टी आईटी सिंक कराता हुआ, बट स्टिल अगर हम इस हफ्ते मतलब इस एक्सपायरी में अगर 20 डेमा को अपने साथ ले जाएं तो ये क्लोजिंग, अगर मतलब थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो भी ये क्लोजिंग कैसी होगी अगर 20 डेमा को अपने साथ हम कैरी करें कल के लिए? तो बिल्कुल वीरू, देखिए यहाँ पर भी अगर हम बंद हुए, मैं अभी भी कहूँगा कि 19290 19320 तक मार्केट सेफ है। ये एक एक्सपायरी का फैक्टर हो सकता है। प्लस क्या हो रहा है, आज मार्केट ने एक फर्स्ट लोअर लो बनाया है एक पूरे 7 दिन के बाद, तो ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन का कंसोलिडेशन हो जाए मार्केट में, लेकिन शॉर्ट ट्रेड अभी भी नहीं ओपन हुई है। मैं ये जरूर कहूँगा कि शॉर्ट ट्रेड अभी भी नहीं ओपन हुई है मार्केट में, है ट्रेड आपका लॉन्ग साइड पर ही। अब मुझे दिक्कत होगी अगर हम 19290 ब्रेक कर दें और उसके नीचे बंद हो गया, उसके नीचे बंद हो गया तो ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। फिर एक आपका वो 20 DMA का हॉल्ट भी कंफर्म होगा उससे, और उससे आपका एक ये व्यू भी बनेगा कि नहीं वो फॉल्स ब्रेकडाउन था। लेकिन जब तक मिड कैप स्ट्रांग है और जब तक एक आध सेक्टर जैसे बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, तब तक मैं यही कहूँगा कि मार्केट में शॉर्ट नहीं है, मार्केट में है ट्रेड लॉन्ग साइड का ही। और एक बार एक्सपायरी देख लेते हैं, 3 बजे का 3 PM फैक्टर अभी तो बाकी है, एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से एक ज़्यादा एक स्टडी डिसीजन ले पाएंगे हम उसके बाद। जी हाँ, इस वक्त फिलहाल फॉर द टाइमिंग इंडेक्स से बाहर निकलते हैं और कुछ स्टॉक्स को और स्पॉट कर लेते हैं फिर, क्योंकि बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में भी हमको जाना है। इस बीच आप एक स्टॉक लेके आइए। आई मीन इस स्क्रीन पर अगर कंफर्टेबल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जहां परसिस्ट कर रही है, जहां टिकी हुई है, इट्स ओनली फार्मा, डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स। एक बार आप ग्रेनुअल्स लेके आइए। मानस, इनफैक्ट रचना मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये माफ़ी चाहूँगा मानस, रचना आपका व्यू क्या है? ग्रेनुअल्स अब ये जनवरी 2021 से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी, जिसमें इसने 4 बार अटेम्प्ट लिया इसको क्रॉस करने का, ये 2 ट्रांचेस में चला रचना, 317 से लेकर 350 पे, 350 से 374। प्राइस प्रोजेक्शन नवंबर सीरीज के लिए बन क्या रहा है आपका ग्रेनुअल्स पे? जी, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से मूवमेंट शुरू हुई है एंड उसके साथ पूरे सेक्टर का भी इस काउंटर को सपोर्ट है और इसके जो हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स है वो भी काफी बढ़िया है। तो नवंबर सीरीज की अगर बात करें तो हम यहाँ पे 380-85 तक के नंबर्स देख सकते हैं विद इन फ्यू वीक्स ऑफ टाइम। लेकिन अगर उससे ज्यादा भी अगर कोई होल्ड करना चाहता है फॉर अ मीडियम टर्म, तो भी यहाँ पे काउंटर इज लुकिंग गुड एंड इन दैट केस हम इसमें 400 से ऊपर के नंबर्स विद इन अ फ्यू मंथ्स देख सकते हैं। चलिए काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो बिग मार्केट वॉइसेस में कोटक म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे करेंगे खास बातचीत। बैक इस दिवाली पर किन थीम्स में आप पैसा लगाएंगे, कहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब जानते हैं, और लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या रहनी चाहिए इस मार्केट की। हमारे साथ अब कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़ गए हैं। हर्षा, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली टू यू। बताइए इस दिवाली कहाँ पर मौके ढूंढ रहे हैं? गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली टू यू एज वेल एज योर व्यूअर्स अनुज। देखिए, मार्केट्स में वैल्यूएशन थोड़े महंगे हुए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में, लेकिन ओवरऑल अगर आप लार्ज कैप्स को देखेंगे तो वहाँ पे इतना कुछ वैल्यूएशन का रिस्क नहीं है। तो हमें लगता है कि जैसे अगर अर्निंग्स भी देखेंगे, अगले 3-5 साल का जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी रहेगा वो भी ठीक ठाक है। तो हमारा मानना ये है कि यहाँ से भी ठीक ठाक पैसा बनना चाहिए, लेकिन ज़रूर मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क बढ़ चुका है। तो उस हिसाब से जो शॉर्ट टर्म टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं उनके लिए शायद वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करने वाले में एक हैं, तो ज़रूर ये मार्केट से भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो उस लिहाज से इस मार्केट में नई अपॉर्चुनिटी आपने कहाँ ढूंढी है, कहाँ पर नया पैसा आपने कमिट किया है लेटली?
हर्षदा देखिए, अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो शायद बैंकिंग के अलावा कोई भी सेक्टर में ऐसा वैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा कंफर्ट तो नहीं है आज के दिन में। सभी सेक्टर्स जो हैं या तो फेयर रेंज में ट्रेड कर रहे हैं या तो थोड़ा एक्सपेंसिव रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ऐसा एक बड़ा अपॉर्चुनिटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज़रूर अगर आप अर्निंग्स को देखेंगे, वो जो मिड टीन्स के हिसाब से जो ग्रोथ दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से रीजनेबल अपसाइड मार्केट में अभी भी लगता है। तो हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक अच्छा थीम रहेगा। अगर आप नेक्स्ट 3-5 साल के लिए अगर भारत के ग्रोथ को देखेंगे और जैसे कि इकोनॉमी शिफ्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग की ओर, ये सब देखते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट थीम रहेगा। ओके हर्षा जी, अगर मैं हिस्टोरिकली लास्ट 1 डेकेड के प्राइस बिहेवियर को देखूं, सिर्फ मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि आमतौर पर जनरल इलेक्शंस के बाद जब नई सरकार आती है, फार्मा बहुत बड़ा मूव देता है। हिस्टोरिकली डेटा पे ये प्रूव है। अभी भी अगर आप देखें, ये इंडेक्स अपने कोविड स्विंग हाई को पार करके ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे है। अर्निंग्स कैसी लगी आपको इस वक्त फार्मा की, अलॉन्ग विद आई थिंक इसमें अगर आप जोड़ दें डायग्नोस्टिक स्पेस को या फिर हॉस्पिटल स्टॉक्स को, ये खेमे में अचानक बहुत मोमेंटम आया है। आपको ये स्पेस लग कैसा रहा है इस वक्त चेस करने के लिहाज से? देखिए, फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर तो ठीक ठाक सेक्टर लग रहा है। यहाँ पे वैल्यूएशन का कोई रिस्क नहीं है उतना, जितना शायद कुछ और सेक्टर्स में दिखाई दे रहा है आज के दिन में। और ये सेक्टर्स में इतना ज़्यादा ओवर ओनरशिप जो बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल ओवर ओनरशिप, वो भी नहीं है। तो उस हिसाब से ये एक डिफेंसिव भी है, और अगर ठीक ठाक अर्निंग्स ग्रोथ आगे आएगा तो ये सेक्टर से पैसा भी बन सकता है। तो हमारा जो व्यू है वो कंस्ट्रक्टिव ही है, और हमारे पोर्टफोलियोज में न्यूट्रल टू स्लाइट ओवरवेट पोजीशन। ओके, अच्छा, बाय द वे अशोक लेलैंड के नंबर्स आए और नंबर्स ख़राब लग रहे हैं। 200 करोड़ की सीधा सेल्स मिस है और उसका सीधा इम्पैक्ट प्रॉफिट पर भी है, प्रॉफिट में भी एक मिस है। तो इसके लिए हालांकि ईयर ऑन ईयर नंबर्स काफ़ी अच्छे लगेंगे क्योंकि पिछले साल का बेस इफेक्ट था, लेकिन 561 करोड़ का प्रॉफिट आया वर्सेस जो हमारा पोल था 611 करोड़ का, और एबिटा फिर भी ठीक ठाक रहा है 1079 करोड़। इसका मतलब मार्जिन कंपनी ने इंप्रूव किए होंगे, मार्जिन एक्चुअली एस्टिमेट से बेटर रहे होंगे। हाँ, 11.2% वर्सेस 11%, तो मिक्स बैक कह लीजिए इसको। हर्षा, ऑटोज़ में क्या व्यू बन रहा है इस समय, कमर्शियल व्हीकल्स पर खास तौर से? हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% जो चल रहा है जीडीपी ग्रोथ, उसके लेते हुए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काफ़ी ठीक ठाक एक्टिविटी दिखाई देगा। माइनिंग सेक्टर में एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्टिविटी है। जब ये सब होता है तो कमर्शियल व्हीकल्स मूवमेंट भी काफ़ी ठीक ठाक रहता है। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर में हमारा पॉजिटिव है, और उसके अंदर पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स पे भी हमारा ओवरवेट एक्सपोजर है। आशा, कुछ ही देर पहले हम वो म्यूचुअल फंड में जो पैसा आ रहा है उसका डेटा पढ़ रहे थे और लगातार इसमें बढ़त ही देखने को मिल रही है, और वो ऑफ कोर्स डीआईआई के डेटा में हर रोज उसका एक रिफ्लेक्शन आ जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट से क्या मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जैसे कि आपकी एक्सचेंजेस हो गए, आपकी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स हो गई, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां होगी, क्या वहां पर भी म्यूचुअल फंड्स अपना एक्सपोजर ले रहे हैं? क्या इधर आपका कुछ पैसा लगा है? देखिए, वो तो हर एक मैंडेट अलग होता है, तो हर एक म्यूचुअल फंड शायद ही इन्वेस्ट कर रहा होगा हर एक सेक्टर में। लेकिन जितने भी आपने कैपिटल मार्केट रिलेटेड सेक्टर्स बताए हैं, वहाँ पे डेफिनेटली एक टेलविंड है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो मनी फ्लो आ रहा है उससे भी दिखाई दे रहा है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी मार्केट में काफ़ी अच्छा है, यानी कि एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स का बिजनेस भी ठीक ठाक चलना चाहिए। और जैसे हमने बात भी किया, जो म्यूचुअल फंड्स में जो इनफ्लोज हैं, उसका एक बेनिफिशियरी ये भी है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं वहाँ से भी आपको अपसाइड शायद मिलेगा। तो ओवरऑल जो एक कैपिटल मार्केट रिलेटेड सेगमेंट जो है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा टेलविंड है, और कोई ऐसा रिस्क नहीं है, एक्सेप्ट हर एक का वैल्यूएशन का नज़रिया अलग होगा, तो उस हिसाब से आपको ध्यान दे के लेना पड़ेगा। बट ओवरऑल एक अच्छा स्पेस माना जा सकता है। ओके हर्षा जी, एक दो स्पेस जिनकी मिड कैप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, इनफैक्ट वो मिड कैप में ही परसिस्ट करते हैं,
और वो उनकी लीडरशिप और वो कंपनियां सिर्फ सरकारी होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ रेलवे की, डिफेंस की। बहुत अच्छा मूव दिया उन्होंने CY23 में, हालांकि बाद में थोड़ा डिप आया। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं दोनों स्पेस को? जो डिप आया इसको क्या फिर चेस करने का मन है या फिर आप करेंगे? और एक और चीज़ यहाँ पे दिक्कत ये है, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आप एक फंड मैनेजर हैं, इम्पैक्ट कॉस्ट इन स्टॉक्स में बहुत है। तो आप क्या करते हैं? बजाय कि इनको चेस करने के आप L&T जैसी कंपनियों को, इंडेक्स में शुमार कंपनी को चेस करते हैं। आपका व्यू रेलवे पे, डिफेंस पे इस वक्त क्या है? देखिए, अगर आप कोटक म्यूचुअल फंड की बात करें तो हम इन्वेस्टमेंट फिलोसफी फॉलो करते हैं, जहाँ पे मोमेंटम को चेज नहीं करते हैं, बल्कि फंडामेंटल्स को एवेल्युएट करके बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी रखते हैं। उस हिसाब से हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एवेल्युएट करते हैं और वैल्यूएशंस किस लेवल पे हैं, क्या कंफर्ट है ही नहीं, ये सब बातें हम सोचकर पोजीशंस बनाते हैं। और जो भी हम पोजीशंस बनाते हैं ज़रूर उसको मॉनिटर करते हैं शॉर्ट टर्म में भी, लेकिन जो थीसिस है वो लॉन्ग टर्म थीसिस पे ही लेते हैं। तो अगर आप डिफेंस या रेलवेज की बात करें तो ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हद तक कम हो रहे थे, या इंडिजिनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज कम थे पहले। तो उस हिसाब से 1 साल या 2 साल पहले की अगर आप बात करें तो शायद ही लोगों को क्या ग्रोथ रेट हो सकता है उसका अंदाज़ा इतना अच्छा नहीं था। लेकिन आज के दिन में मेरे ख्याल से, जैसे आपने भी बताया कि काफ़ी हद तक ये स्टॉक्स चल चुके हैं, तो एक तरफ से मार्केट में इनका मीडियम टर्म ग्रोथ का डिस्काउंटिंग हो चुका है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन का कोई अपसाइड नहीं दिखता है। लेकिन ज़रूर ये है कि यहाँ पे ग्रोथ रनवे जो दिखते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ अगर स्ट्रांग रहेगा तो उसी हिसाब से अपसाइड भी आएगा। बट वैल्यूएशन रीरेटिंग शायद ही दोनों सेक्टर में यहाँ से देखने को मिले। अच्छा, आपने इनफैक्ट अपने पहले जवाब में कहा था कि बैंक एंड फाइनेंशियल को देख वैल्यूएशंस कहीं और अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का हाल ही का करेक्शन क्या इस पॉकेट में पैसा अट्रैक्ट करने लगा है, या फिर शायद ये स्टॉक्स और भी सस्ते मिल सकते हैं? सस्ते मिल सकते हैं कि नहीं वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़रूर ये हो सकता है कि काफ़ी हद तक ये साइडवेज रहेंगे यहाँ से भी। तो उस हिसाब से रिलेटिव परफॉर्मेंस शायद IT सेक्टर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर हमारे पोर्टफोलियोज अगर आप देखेंगे, कुछ IT स्टॉक्स ज़रूर हैं हमारे पोर्टफोलियो में, लेकिन ज़्यादातर ध्यान जो है वो डोमेस्टिक बिजनेसेस पे है, जहाँ पे एटलीस्ट अगर आप ग्रोथ को कंपेयर करते हैं तो बहुत रेजिलिएंट ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और अर्निंग्स ग्रोथ भी IT सेक्टर से ज़्यादा आने का उम्मीद है। तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत वैल्यूएशन महंगे पे भी आप खरीदते हैं, तो जब तक अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग है तो आपका पैसा बनता रहेगा। शायद कम बनेगा, जितना पहले बन रहा था उतना नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा। अगर आप IT सेक्टर की बात करें, वहाँ पे बिजनेस में कोई मोमेंटम अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। मिड कैप्स में कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स में है, लेकिन अगर आप पूरा IT सर्विसेज का अगर बिजनेस मोमेंटम का बात करें तो वहाँ पे कोई पॉजिटिव चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि और 2-3 क्वार्टर्स शायद एक तरह से नरम बिजनेस मोमेंटम रहेगा, तो उस हिसाब से वहाँ पे शायद ही आपको रीरेटिंग का मौका मिलेगा। ये हो सकता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़े और IT सेक्टर्स एक तरफ से साइडवेज होके रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस मिले, वो हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट आउट परफॉर्मेंस आना बहुत मुश्किल लग रहा है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए फिर कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। मार्केट इस समय फ्लैट है। देखिए, मैं कह रहा था कि आज कोई 3 PM कोई हीरो ट्रेड में फंसे नहीं आज, क्योंकि लग नहीं रहा था कि मार्केट किसी भी ट्रेड में रिवॉर्ड करेगा। इवन पुट्स में भी कोई मूव नहीं आया। ऐसा नहीं है कि पुट्स बहुत ज़्यादा मूव हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, वो 19400 की जो पुट हमने डिस्कस की थी वो भी अब ऑलमोस्ट जीरो पे बंद हो रही है। कॉल्स तो खैर सारी जीरो हो ही गई हैं वो ऊपरी लेवल्स की, लेकिन इवन 19400 की पुट में भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसमें कुछ काम किया तो उसमें आपका पैसा बना होगा। एक बार वो दिखा देते हैं पुट, देखिए ये इस समय, तो यहाँ पर भी कोई पैसा नहीं बना होगा। टिपिकल ऑप्शन राइटर्स एक्सपायरी है आज, और मुझे लग रहा है मार्केट शायद अब हजता कल की वेट कर रहा है। कल एक फ्राइडे फैक्टर भी है, थोड़ा पॉजिटिविटी होगी। कल धनतेरस भी है,
तो थोड़ा सा हो सकता है उससे पहले एक और मुहूर्त ट्रेड से पहले शायद कल थोड़ा सा मूव आए, लेकिन ये क्लोज को मैं खराब नहीं कहूँगा। मतलब अभी तो खैर बाकी है 22 मिनट, हाँ। इस क्लोज को मैं फिर भी खराब नहीं कहूँगा। ये मतलब अच्छी क्लोज नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं है कि आउट एंड आउट ट्रेंड रिवर्सल वाली क्लोज है। ट्रेंड रिवर्सल वाली क्लोज नहीं है, तो उस हिसाब से अभी भी मार्केट ठीक ठाक है। वैसे ये वो फुसकी बॉम्ब वाला हाल तो नहीं होगा ना आपकी पारी? नहीं, क्योंकि बिल्कुल इतना हाइप क्रिएट होता है और फिर आपको निकलता है जो चलता ही नहीं है। हाँ, इस बार तो वैसे ही पटाखे बैंड है, तो खैर लेकिन नहीं, मेरे नहीं लगता कि फुस होगा। मुझे लग रहा है कि है तो रॉकेट ही, थोड़ा सा लेट चलेगा, लेकिन चलना तो है इस रॉकेट ने। टाइमर लगाया हुआ हाँ, है। बस थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ चलिए, तो ये इंडेक्स पर पर्सपेक्टिव। चलिए इसी मोड पर फिर BTST STBT क्या ट्रेड बन रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं। रचना जी बताइए, तेजी या मंदी? हम तेजी करेंगे। और थोड़ी देर पहले हमने 2 PM के टाइम पे कोटक बैंक की बात करी थी, अब हम ICICI बैंक की बात करेंगे। मेरी तरफ से ICICI बैंक के फ्यूचर्स में हम लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 936 पे, और ऊपर वाली साइड पे टारगेट होगा 945 एंड 952। ओके, तो तेजी वाला ट्रेड 945 952 खरीदारी ICICI बैंक में, यहाँ पर कॉन्फिडेंस है। शिल्पा आपका ट्रेड? जी मेरा भी यहाँ पे बाय रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में। गोदरेज प्रॉपर्टीज फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 1820-21, तो यहाँ पे 1795 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग के लिए मैं रेकमेंड करूंगी फॉर टारगेट्स ऑफ 1865 to 1880। के गाबा सर, BTST या STBT? BTST बिल्कुल, मुझे मार्केट आपने बताया और स्टॉक मैंने चुना है वो ग्रैन्यूल्स इंडिया 369 पर ट्रेड कर रहा है, 380 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 360 का, अब ट्रेड कर रहा है 369 पर ग्रैन्यूल सिटी। ओके, ग्रैन्यूल्स बहुत शानदार सेटअप है इस स्टॉक का फार्मा स्पेस में। मानस आपका ट्रेड? देखिए, ओबराय रियल्टी में एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेके जाएंगे। फ्यूचर 1262 के आसपास चल रहे हैं, तो 1249 के स्टॉप लॉस के साथ ओबराय रियल्टी के फ्यूचर में खरीदारी करिए और 1285 1285 के टारगेट सेट करिए इस फ्यूचर में। अमित जी आपका ट्रेड? जी अनुज जी, मैं हीरो मोटो कॉर्प लेके जाऊंगा। 2 दिनों की अगर क्लोजिंग देखें तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और एकदम लोएस्ट रेंज ऑफ द डे पे बंद हो रहा था। आज के सत्र में एग्जैक्ट रिवर्सल है, डेज हाई पे बंद हो रहा है, 10 EMA के ऊपर है, मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। 3173 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 3250 के और स्टॉप लॉस रहेगा 3130 का। तो ये फिलहाल आपके लिए 3200 के लिए हीरो मोटो में एक मौका तेजी का बनता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग पॉकेट ये रियल्टी काउंटर्स में आइडेंटिफाई हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय, हिमांग ने जब भी कार्यक्रम की शुरुआत की थी, हमसे जुड़े थे, तो वहाँ पर उनका बाय कॉल था करीब शोभा डेवलपर्स का। तो ये एक स्पेस है जहाँ पर अच्छी खासी हरकत देखने को मिली। अच्छा, इस बीच ABB आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव में आता हुआ रिकवरी आ रही है स्क्रीन पर, नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा दरअसल 363 करोड़ पर आ चुका है। ये लगभग 103 करोड़ का बीट है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, उसे काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस, और 200-250 करोड़ का बीट इन कंपनी की आय में भी बनता दिखाई दिया है। तो क्वार्टर स्ट्रॉन्ग है। कैपिटल गुड साइड पर हमने देखा वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट। मार्जिन फ्रंट पर आप मार्जिन देखेंगे तो 600 बेसिस पॉइंट का इजाफा, 10% के मार्जिन 16% पर आए हैं। एक बहुत ही मजबूत परफॉर्मेंस कंपनी का, और इबिटा लेवल पर भी हम देख रहे हैं इबिटा कंपनी का डबल होता हुआ, इसीलिए वो आधा % ऊपर। बिल्कुल 12% का एक्सपेक्टेशन था। अब इसमें इशू क्या होगा, इसमें ब्रोकरेज नोट्स पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि कैपिटल गुड्स में कई बार अर्निंग्स जो है ना वो लंपी होती हैं। ये कहीं इस वजह से तो नहीं आया क्योंकि इन नंबर्स पर अब तक स्टॉक को 5-6% भाग जाना चाहिए एक्चुअली। मतलब इससे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर नंबर नहीं आ सकते। तो और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक में कोई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी है। मेरे ख्याल से अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे ABB का, तो अपने हाई से काफ़ी नीचे है। 4600 4700 का हाई था इसका। कमिंस के केस में भी यही हुआ था, आपको याद होगा। उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ था अपने 200 डे मूविंग एवरेज तक, 3800-3900 तक गया था। एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से इसने बाउंस दिया था, और अब खैर लोअर लेवल से 500 रुपये ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन थी यहाँ पर, तो देख लेते हैं। लेकिन हाँ, अब डे हाई पर आ रहा है हर्षदा, और ये नंबर्स अच्छे हैं, मतलब नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं है। कमेंट्स सुनते हैं कि सस्टेनेबल है या नहीं है। हाँ, वो और आई थिंक कॉन कॉल में वो डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऑपरेशनली मजबूत क्वार्टर, हर पैरामीटर पर आप देखिएगा एक बीट है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। सवाल यही है कि अगर इस समय ट्रेड आप कैरी कर रहे हैं वो कल कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं। कोई लेवल शिल्पा जी जो इस समय इंपॉर्टेंट है क्लोज के लिहाज से,
ये जो कंफर्म करेगा कि ये तेजी जारी रहेगी? जी बिल्कुल हर्षिता जी, मैंने कल ही एबीबी का 4500 कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया था 49 रुपीस में, जो अभी ऑलरेडी 83 हो गया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लेवल टिल 4500। तो मुझे तो यहाँ पे बहुत बुलिश सेटअप है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये जो अभी स्ट्रेंथ है ये कभी भी यहाँ पे अभी थमने वाली है। तो यहाँ पे टुवर्ड्स 4500 डेफिनेटली स्टॉक अप्रोच करेगा एंड वन कैन स्टे लॉन्ग। ये वन शुड स्टे लॉन्ग। अब ये स्टॉक चल रहा है 2% ऊपर। थोड़ा टाइम लगा मार्केट को समझने में। इतनी आर्बिट्राज नॉर्मली होती नहीं है मार्केट में। नॉर्मली तो 3 बार फ्लैश होता है, उतनी देर में स्टॉक गेम हो चुका होता है हजदा। लेकिन इस बार अच्छा खासा मार्केट ने आपको टाइम दिया और उसके बाद ये मूव आया। अभी देखते देखते हमारी स्क्रीन पर 100 रुपये की तेज़ी हमारी आंखों के सामने हुई, क्योंकि रेड में था जब नंबर्स आए थे तब, और वहाँ से ये ग्रीन में आया। तो ये अच्छा रिवर्सल इंटरडे में करीब 100 रुपये का मूव यहाँ पर इस समय ट्रेड में आता हुआ। 2-3 और स्टॉक देखते हैं। एक बार ट्रेंड लेकर आइए। ट्रेंड इस समय 2480 पर। मानस, ट्रेंड पर कोई व्यू? देखिए, ट्रेंड की जहां तक बात है, ट्रेंड तो अभी भी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। कल हमने कंसोलिडेशन देखा और मेरे ख्याल से कल और आज दोनों कंसोलिडेशन के दिन थे, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 2500 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और अब देखिए, कल का जो लो है वो बहुत ही पॉइंट सपोर्ट बन जाएगा। तो 2390 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन में बने रहिए। 2500 का लेवल ब्रेक हो तो फ्रेश खरीदारी करिए और उस केस में 2800 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो 2800 की तरफ बढ़ता हुआ ये तेजी वाला ट्रेड है, इसके साथ बने रहें। यहाँ पर खरीदारी के अंश काफी बनते दिखाई देंगे। अच्छा, 1-2 और काउंटर्स जहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिला है। फ्यूचर्स में आप ध्यान दीजिएगा कि अब थोड़ा बहुत कैचअप चंबल फर्टिलाइजर में आने लगा है। M&M फाइनेंशियल भी थोड़ी सी अपनी चाल सुधारने की कोशिश में, और बाटा इंडिया, भले ही नंबर्स एकदम ठंडे थे, वहां पर भी एक्टिविटी बनती दिखाई दी है। अमित, क्या आप प्रेफर करेंगे तेजी करना, चंबल या फिर बाटा या M&M फाइनेंशियल? इस समय का कोई ट्रेड जो कल तक चल सकता है? जी मैम, सबसे क्लियर कट चार्ट चंबल फर्टिलाइजर का नजर आ रहा है, बिकॉज अगर हम देखें तो चंबल का रेजिस्टेंस लगभग 300 का था और स्टॉक ने आज एक गैप अप के साथ ये रेजिस्टेंस क्लियर किया है और वॉल्यूम्स आर वेरी हाई। तो मुझे लगता है यहाँ पे इस ब्रेकआउट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। चंबल में कल तेजी बनी रह जा सकती है। किसी की पोजीशन है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 302 एंड अ टारगेट ऑफ 315 टू 320। अच्छा, यहाँ पर एक कैच है। चंबल फर्टिलाइजर में पोजीशन 106% की है, तो ये जा सकता है बैन में। और MCX के पूरे लक्षण बन रहे हैं, वहां पर भी 101% की पोजीशन बन गई है, वो भी बैन में जा सकता है। अब ये बैन की कैटेगरी में आएगा तो लेंगे या नहीं लेंगे? अमित जी, छोड़ दें चंबल? नहीं, फिर मेरे ख्याल से अवॉइड कर देना चाहिए। मैंने डेटा देखा नहीं 106% का। एज फार एज M&M फाइनेंशियल इज कंसर्न मैम, ये काफी चल चुका है और अब लगभग 200 EMA के आसपास है। ऑलरेडी इसमें काफी तेजी नीचे से आ गई है, तो M&M में बस यही सलाह रहेगी, फ्रेश बाइंग नहीं, लेकिन बने रहे जिनकी पोजीशन है विद स्टॉप लॉस ऑफ 270 एंड प्रोबेबली जिस हिसाब से मोमेंटम है ये अपना 200 EMA क्रॉस करेगा। ओके, M&M फाइनेंशियल्स 272.55 पे शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। इवन अगर आप M&M को देखें तो वो भी एक बहुत शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। सुबह सुबह ये ट्रेड पिक किया गया था M&M, इट्स नाउ 1554, करीब 1513 की रेंज में सुबह अनुज, जब मैं ओपनिंग कर रहे थे पहला सौदा में, उस वक्त हमने ट्रेड पकड़ा था। इनफैक्ट 1513 भी नहीं, ये था 1495 पे उस वक्त। यस, 927 की बात है। ये शानदार क्लोज M&M का ये क्लोज आ रहा है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। और एक दो चीज़ अगर आप और देखें, ऑटो स्पेस में ही, ऑटो एंसिलरी में जिन स्टॉक्स ने आज बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, मैं OI के लिहाज से बता रहा हूँ आपको। ऑल दो अपोलो हायर लेवल्स थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, लेकिन एक क्लोज बहुत अच्छा है, मतलब इस लिहाज से कि कल भी बहुत चला था और उसके बाद थोड़ा सा सरेंडर किया, लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ। और उसके बाद एक स्टॉक और जो अर्निंग्स बहुत ख़राब थी वो था BHEL। आज काफ़ी ख़राब ओपनिंग हुई लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ, स्टेबल होकर 126.40 पे जाके क्लोज होता हुआ। और एक स्टॉक और देखिएगा, इंडसइंड बैंक, याद रखिएगा 1510 पे, ये CY20 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे। रचना, कोई इंटेंशन आपकी इंडसइंड बैंक पर, मतलब लॉन्ग साइड पे जो बन रही है उसका फ्यूचर्स के थ्रू खेलना चाहेंगे या फिर आपको कोई रीजनेबली प्राइस ऑप्शन नजर आ रहा है इंडसइंड बैंक में इस वक्त? क्योंकि सबसे स्टेबल चार्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट, क्लियर चार्ट एक्सिस और इंडसइंड बैंक ही है। जी सही बात है, और इंडसइंड बैंक में खेला जा सकता है फ्यूचर्स के हिसाब से। ये अभी 1508 पे है और 1500
ऊपर की साइड पे 1520 और 25 तक ये काउंटर जा सकता है, स्पेशली अगर कल के दिन में मार्केट में एक ब्रेकआउट जो उम्मीद करके बैठे इतने दिन से, अगर वो प्ले आउट हो जाए तो यहाँ पे भी एक अपस्विंग स्ट्रॉन्गर हो सकता है। डाउन साइड पे इसमें सपोर्ट होना चाहिए 1490 पे। ओके, अच्छा एक बार जरा वो होनासा वापस लेकर आइए, जो मैं कह रहा था मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लग रहा था। अब 6% नीचे, 6.5% नीचे ये समय 301 पर इस समय, तो एक वन वे डाउनवर्ड मूव यहाँ पर इस समय आपको दिखाई देगा। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है हायर लेवल से, और निफ्टी भी हालांकि 9395 पर ही बंद हो रहा है। तो चलिए फिर एक काम करता हूँ मैं, आपको एक क्लोजिंग की एक बेसिक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि इस समय न्यूट्रल जाएं मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। शॉर्ट बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि ये एक आध दिन की मंदी हो, लेकिन लॉन्ग भी कैरी करने में थोड़ा डर लग रहा है इस समय, क्योंकि मार्केट का क्लोज जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से तो लॉन्ग भले ही ना कैरी करें, लेकिन शॉर्ट बिल्कुल नहीं कैरी करें। कल एक फ्रेश व्यू लेंगे, लेकिन अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं अभी भी इस मार्केट में, तो मेरे ख्याल से अभी भी अगर आपकी पोजीशन 19,000 से 19,100 से है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आपको 19,290 का वो एक स्टॉप रहेगा आपका, वो आप कैरी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने ग्रीन में क्लोज दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा ग्रीन में क्लोज दिया है। अब देखते हैं 43,800 का लेवल क्रॉस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। वो एक बड़ी रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए क्लोजिंग लेवल पर। अगर वो क्रॉस होगा तो शायद पॉजिटिविटी आएगी। और आईटी पर ध्यान रखें, क्योंकि आईटी में अब थोड़ी सी करेक्शन निफ्टी आईटी में आने लगी है। और इनफैक्ट आज अगर आप देखें निफ्टी आईटी, तो ये करीब 30,694 पर, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो करेक्शन है, क्या अब ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है इंडेक्स। 200 डे मूविंग एवरेज है 30,000 पर, एग्जैक्ट 30,000 पर, तो बस 2% और दूर रह गया है। ये 8% के करीब करेक्ट हो चुका है 52 वीक हाई से इंडेक्स जो है, और अब 20 डे के नीचे है, 50 डे के नीचे है, इवन 100 डे के भी नीचे है। तो अब एक ये टेस्ट रह गया कि कहीं ये इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज पे तो नहीं जा रहा है। 30,000 का जो लेवल है, ये एक शायद ये हो सकता है। वीरो जी चलिए, तो इंडेक्स पे एक व्यू प्लस थोड़ा सा कितना रिस्क हम कैरी कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, उस पर आपने अनुज की कमेंट्री सुनी अभी यहाँ पर। और अब हम थोड़ा क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार जरा आते हैं मार्केट ब्रेथ पर। नो डाउट अबाउट दैट कि आज जिस प्रकार की क्लोजिंग रही है, ऑप्शन बेस बहुत बुरी तरीके से वॉलेट नहीं हुआ, मतलब बहुत ही बड़ा अगर आप देखें कोलैप्स नहीं था पुट राइटर्स के लिए एटलीस्ट ये, बट हाँ शायद बहुत कंफर्टेबल एग्जिट भी नहीं मिला होगा उनको। स्पेशली मैं कल देख रहा था कि पुट राइटिंग ऊपर की स्ट्राइक्स में भी हो रही थी, वो एटलीस्ट नहीं, वो उनके लिए ठीक नहीं हुआ होगा, क्योंकि कल 19,450 पे भी कल पुट राइटर्स विजिबल थे। खैर क्लोज आता हुआ अभी देखेंगे उसको किस जोन में आएगा, बट ये रही आपके स्क्रीन पे मार्केट ब्रेथ। ये पिछले 5 दिनों की सबसे कमज़ोर, देखिए बहुत कमज़ोर तो नहीं है, बट स्टिल इन कंपैरिजन टू मतलब जो कंपैरिजन होता है ना रेड और ग्रीन के बीच में, उसमें थोड़ा सा बैकफुट पे आज ग्रीन था। 56 लॉन्ग, 18 यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट का आंकड़ा ज़्यादा था 78, और शॉर्ट में याद रखिएगा बहुत सारी केमिकल कंपनियां थी, बहुत सारी मेटल कंपनियां थी, बहुत सारी यूटिलिटीज़ थी, कुछ ऑटो काउंटर्स भी थे बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए आज, और कुछ FMCG काउंटर्स भी थे, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 32 पे थी। अब आइए जरा आप सीक्वेंस देख लेते हैं स्टॉक्स का। लॉन्ग मेट्रोपोलिस 5.6% के गेन के साथ, याद रखिएगा आज दोनों ही डायग्नोस्टिक स्टॉक्स बहुत अच्छा क्लोज दे रहे हैं। इनफैक्ट मेट्रोपोलिस हेल्थ के 5.5% के गेन के साथ आई थिंक ये नवंबर 2022 के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पर क्लोज हो रहा है। पिछली स्लाइड पे दोबारा आइए एक बार प्लीज जरा, मेट्रोपोलिस, उसके बाद प्लीज एक बार स्लाइड पे दोबारा आइएगा, उसको मैं एक बार फिर डिफाइन कर दूं। PFC, सिटी यूनियन बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स पोस्ट अर्निंग्स डे हाई पे क्लोज होता हुआ, मेरे ख्याल से ये 1 मंथ हाई है, और ग्रेनुअल्स फार्मा स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज देता हुआ। तो फार्मा, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, 3 स्पेस ने अगर आप देखें कैप्चर किया होता है पूरा का पूरा स्पेस। M&M में शॉर्ट कवरिंग थी अव्वल दर्जे की, ओबरा रियल्टी में, बाटा में पोस्ट अर्निंग्स, बलरामपुर चीनी और मारुति में भी आज शॉर्ट कवरिंग थी। तो ये कुछ काउंटर जहां पे आज अच्छा मूव आया था। और उसके बाद जरा एक बार देखते हैं आप शॉर्ट बिल्डअप। नालको, दीपक नाइट्राइट, संवर्धन मदरसन, टाटा पावर, पोस्ट अर्निंग्स, गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पे भी आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और आखिरी स्लाइड एक बार और देखते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग की, और ये है MCX, GNFC, जेरस लाइफ, महानगर गैस, आरती इंडस्ट्रीज, ये कुछ और काउंटर्स जहाँ पे आज पेन रहा। हर्षदा।
जी हाँ, तो ये फिलहाल आपके लिए वो क्लोज की रणनीति। वैसे कुछ समय है मार्केट बंद होने के लिए और थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला आज बाजार में अनडाउटेडली, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में रामदेव अग्रवाल और मधु केला ये दो बहुत ही बड़े नाम हैं। इस दिवाली अनुज हमारे मैनेजिंग एडिटर ने दरअसल खास बातचीत इन्हीं दो बड़े शख्सियतों से की है और उनका कहना है कि फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी एक बड़ी थीम है जो यहाँ से आगे उभर कर आएगी। रियल एस्टेट बैंक्स पर भी रामदेव काफी बुलिश हैं। एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दिवाली से अगली दिवाली तक, उस कॉन्वर्सेशन का एक अंश आपके सामने। तो अगला लोटा कहाँ से भरे समुद्र में से रामदेव जी? इस समय मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो पूरा चारों तरफ है, बिकॉज सी जब कंट्री ट्रेंडेड होता है ना तो उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिलेंगे आपको। सी कोई एक सेक्टर ट्रेंड, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर, जैसे 99-2000 में टेक्नोलॉजी में बूम था तो उस समय खाली टेक्नोलॉजी स्टॉक चले, लेकिन अभी क्या है पूरा देश ट्रेंडेड है। तो इसमें आपको फाइनेंशियल में मिलेगा, नॉन फाइनेंशियल में मिलेगा, कंजम्पशन में मिलेगा। और जो ग्लोबल ट्रेंड्स है, सी एक तो क्या है ग्लोबल ट्रेंड्स है, जैसे ग्लोबल ट्रेंड्स है आपका जैसे फॉसिल टू नॉन फॉसिल, तो इसमें जो रिन्यूएबल में जो काम होगा वो 10-20 साल का नहीं हो, 100-50 साल का काम है, क्योंकि अभी तो चालू हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बातचीत हो रही है। रियल स्टफ इज हियर। आपको जैसे बैंक्स मान लो अच्छा लगता है, हाँ। ओके, तो बैंक्स अच्छा लगता है, कहाँ है बैंक्स? ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक, AU सब इधर है, लिस्टेड है। उधर क्या है? उधर तो स्ट्रगल कर रहे हैं जो है भी। सो देखिए, जब बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है ना तो छोटा आदमी भी कुछ नहीं कर सकता है, बड़ा आदमी चाहिए, बड़ा झोला चाहिए। तो आज जैसे रियल एस्टेट में बूम है तो छोटे लोग क्या करेंगे? अभी तो लैंड खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। यहाँ से किसका उद्धार होगा? आप किस पर बेट ले रहे हैं बड़ी? So apart from financials, जहाँ पे clear visible, so we are betting on a lot of infrastructure companies because this has been a bad word for last 15 years between 2008 and 2020-22. A lot of companies got अभी वो कम बैक कर रही है। वो सब कम बैक कर रही है। lot of balance sheets have significantly improved, I think. Order pipelines, we spoke about it even when we met last time, so we continue to be invested there. I am a big believer in the manufacturing China plus, and the other word which I have coined is Europe plus, because ये क्या है यूरोप? ये यूरोप प्लस ये अनुज की मैं जितनी कंपनीज में इन्वेस्टेड हूँ ना, वो बोल रहे हैं अभी यूरोप से मैन्युफैक्चरिंग इज एक्चुअली शिफ्टिंग टू इंडिया। ये एक इंटरेस्टिंग थीम निकली है यूरोप प्लस वाली, कि यूरोप से मैन्युफैक्चरिंग जो निकलकर भारत आ रही है, वो एक थीम है जो पकड़ना जरूरी है। अच्छा, इस बीच इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चौखानी ने भी हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन के लिहाज से लार्ज कैप्स में सबसे ज्यादा सेफ्टी है, इसीलिए निवेशक इसी में इस समय निवेश करें। आपका भी ये व्यू है क्या कि अब यहाँ से लार्ज कैप्स का टाइम आ गया है एक बार के लिए? सी एवरीथिंग अल्टीमेटली इज इन द प्राइस। और मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं जो फॉरेनर्स हैं, और पिछले साल में ऑलमोस्ट 20-25 बिलियन उन्होंने बेचा। तो 2020-21 में उन्होंने 20-25 बिलियन डाले, फिर उसके अगले साल में 20-25 बिलियन निकाले, और उसके बाद वापस 20-25 डाले, और अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो वापस निकाल रहे हैं। एंड कॉमन सेंटेंस आता है कि इंडिया में वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। वैल्यूएशन वाइज आई थिंक लार्ज कैप में सेफ्टी है, मिड कैप में काफ़ी उछाल आ गया है, और जो आगे के डिस्काउंटिंग है वो एग्जीक्यूशन रिस्क भी है। कुछ भी थोड़ा भी सेटबैक हुआ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ कम लगता है। तो क्लियरली लार्ज कैप्स पर फोकस यहाँ पर मनीष चौखानी का भी। तो अनुज, जो भी चर्चाएं आपने की है पिछले 2 दिनों में, तो स्क्यू लार्जली लार्ज कैप्स की तरफ ही है, राइट? बड़े फंड मैनेजर्स का बड़े फंड मैनेजर का लार्ज कैप्स की तरफ ही है। मधु जी ऑब्वियसली जाने जाते हैं हर मार्केट में छोटे स्टॉक्स ढूंढकर उनसे उनको बिग वेल्थ क्रिएट करने में, और उनका व्यू तो ये है कि हर बड़ा स्टॉक शुरुआत तो छोटे स्टॉक से ही करता है। लेकिन फंड मैनेजर्स को आजकल ना कंफर्ट थोड़ा सा लार्ज कैप्स में दिख रहा है। अच्छा, हजता एक और चीज़ होती है कि ये मार्केट अब इस लेवल पर है ना कि यहाँ पर पब्लिकली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फंड मैनेजर्स को स्मॉल कैप्स या माइक्रो कैप्स जस्टिफाई करना। तो इसके लिए वो थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ इसलिए भी फोकस होते हैं क्योंकि मार्केट इतना भाग गया है, और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ एक्सीडेंट का रिस्क बहुत होता है। आपने अच्छा मिड कैप भी चुन लिया, एक बार अगर मार्केट गिर गया यहाँ से तो अच्छे से अच्छा मिड कैप भी 20-25% गिर जाएगा। तो ये एक दिक्कत होती है। और मेरे ख्याल से एक जो कंसर्न निकल कर आ रही है वो SME स्पेस से निकल कर आ रही है कि SME स्पेस में इस समय एक बबल चल रहा है, और उससे कई लोग डर रहे हैं, जिसमें मैं भी सहमत हूँ। और वो भी लग रहा है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ
ब्रू हो रहा है, जो किसी दिन शायद थोड़ा सा फटेगा, लेकिन ये एक कंसर्न है। लेकिन लार्ज कैप में कंफर्ट है, लार्ज कैप में बड़ा डिक्लाइन नहीं है। ये मतलब मार्केट लेवल पे भी हम 18-19 टाइम पर हैं, तो उस हिसाब से लार्ज कैप में डिक्लाइन नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी ऐसा नहीं है कि वन वे डिक्लाइन है, लेकिन शायद उतना स्पेस नहीं जितना लार्ज कैप्स में। तो ये इनफैक्ट बात उस बड़ी चर्चा की हुई, और इनफैक्ट वो सारे इंटरव्यूज हम आपको CNBC आवाज पर आज कल ओवर द वीकेंड दिवाली तक दिखाएंगे जरूर। लेकिन फटाफट से अब मार्केट क्लोज की तरफ आ रहे हैं। 19400 के नीचे ये समाप्ति आती हुई 40 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक जहां पर लग रहा था कि थोड़ा बहुत संभल जाएगा, गिरते गिरते अब सिर्फ 20 पॉइंट की ही तेजी रह गई है। आज गौर करें तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा श्रिंक होता हुआ दिखाई दिया। 80 पॉइंट की बढ़त पर हम जाकर क्लोज कर रहे हैं। कुछ पॉकेट्स ऑफ वीकनेस रही हैं आज, क्लियरली टेक्नोलॉजी उसमें से एक था। 186 अंकों की गिरावट पर इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। तो इन्फोसिस जैसे ट्रेड्स, टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड्स, LTI माइंट्री जैसे ट्रेड्स, इनमें कुछ मुनाफा वसूली के अंश जरूर देखने को मिले हैं। वहां पर हमने देखा है मुनाफा वसूली बढ़ती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट LTI माइंट्री लकीली अब 0.5% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा उन स्टॉक्स पर जहां पर आज बहुत दिनों बाद अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। PFC REC उसमें शामिल है। एक अच्छा परफॉर्मेंस PFC की तरफ से स्टॉक भागा, REC ने फॉलो थ्रू दिखाया। मेट्रोपोलिस डायग्नोस्टिक प्ले एक बहुत मजबूत प्ले उभर कर आ रहा है इस बाजार में, तो वहां पर मेट्रोपोलिस आज 6-6.25% ऊपर। आज इनफैक्ट कुछ ही देर पहले अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स आए, परफॉर्मेंस अच्छा, टॉप गेनर्स में वो स्टॉक आपको दिखाई देगा 3.5% तक की तेजी। और यहां पर हमने प्री पोजिशनिंग भी देखी थी। प्री पोजिशनिंग की बात करें तो M&M के लिए एक बहुत ही मजबूत सत्र उभर कर आ रहा है। 4% के गेंस पर ये स्टॉक जाकर टिक रहा है। और मैं प्री पोजिशनिंग इसीलिए कह रही हूं क्योंकि कल दरअसल नतीजे आएंगे, M&M के दोपहर में आते दिखाई देंगे। 1550 पर ये स्टॉक जाकर टिका है। इसी तरह आज हीरो मोटोकॉर्प में भी खरीदारी की ही पोजीशंस देखने को मिली है। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे जहां पर तेजी की पोजीशंस रही। एक और पॉकेट जहां पर मजबूती देखने को मिली है वो है रियल एस्टेट कंपनियां, चाहे वो ओबरॉय रियल्टी हो जहां पर हमने देखा शॉर्ट कवरिंग आई 1.25% ऊपर, लेकिन लॉन्ग की पोजीशन गोदरेज में साफ देखने को मिली है। वो एक मजबूत कड़ी रही है बाजार की और करीब 2-2.25% तक का इजाफा। इनफैक्ट पूरा रियल्टी इंडेक्स देखेंगे तो आज वो तेजी की तरफ बैठता हुआ दिखाई दिया था। शोभा जैसे काउंटर्स, DLF जैसे काउंटर्स में इंटरेस्ट देखने को मिला है। चलिए ये फिलहाल अब आपके लिए क्लोज आता हुआ। मार्केट कहाँ टिक रहा है? 19400 पर क्लोज आ रहा है। देखते हैं एडजस्टमेंट में, मेरे ख्याल में इसके नीचे आएगा। 42 पॉइंट्स की गिरावट इधर। निफ्टी बैंक 27 पॉइंट नीचे। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, उसमें साफ दिख जाएगा कितनी हरियाली, कितनी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो मामला 50-50 बनता हुआ। गिरने वाले काउंटर्स ये सारे हैं, अदानी एंटरप्राइजेज, HUL, टाटा कंज्यूमर। IT में हमने इन्फी, TCS की बात की। टेक महिंद्रा भी मंदी की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने थोड़ा सा ड्रैग किया है मार्केट को। ONGC में 1% तक का दबाव बना। तेजी में M&M, अपोलो हॉस्पिटल हमने मेंशन किया। कोल इंडिया में बाय साइड का ट्रेड, पावर ग्रिड, L&T, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स में तेजी रही। मारुति 0.5% ऊपर टिक पाने में कामयाब। आज ऑटो साइड पर हमने देखा है कुछ एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो ये है फिलहाल आज के लिए स्थिति क्लोजिंग पर, जहां पर हम 19,401 पर जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे। प्रोविजनल क्लोज है, देखेंगे एडजस्टेड क्लोज किन लेवल्स पर आता है। सीधा सौदा में यतिन और नीरज के बीच का मुकाबला। कहां पर रिटर्न्स बने? PFC तेजी की तरफ, वैभव जेम्स यहां पर आया तेजी की तरफ, लेकिन न्यू इंडिया एश्योरेंस और GNFC मंदी की तरफ वो स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा सेल साइड की पोजीशंस यतिन ने सुझाई थी। ऐसी सेल साइड की पोजीशन दरअसल MCX में भी आई है खराब नंबर्स पर, लेकिन दूसरे तेजी वाले ट्रेड्स एक और आप देखिए, रियल्टी प्ले, प्रेस्टीज एस्टेट्स, इसके साथ LG इक्विपमेंट, सडोर वेल्डिंग, इन सब में हमने देखा एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला। तो ये है फिलहाल आज के लिए स्थिति क्लोजिंग। बिल्कुल, तो ठीक ठाक क्लोज मार्केट के, अभी मैं ये कहूँगा 19400 के ऊपर ही बंद हुए हम, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। मिड कैप ग्रीन में बंद हुए, बस एक निफ्टी IT ने आज थोड़ी दिक्कत की, लेकिन कल फिर जुड़ेंगे फ्राइडे के साथ और देखते हैं फिर क्या मूड माहौल रहता है। वीरू जी अनुज, बिल्कुल सही कहा आपने। कल शुक्रवार वैसे ही, और इस बरस की धनतेरस वो भी कल है। तो कल पूरा पैनल हर्षता, मैं, नीरज जी, आशीष और अनुज जुड़ेंगे कल सुबह मॉर्निंग कॉल में और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।